नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज के सोनन प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पे हम लेके आए एक और धमाकेदार सेशन। जी हाँ दोस्तों, CHO एग्जाम स्पेशल सेशन, जिसके अंदर बात करते हैं CHO एग्जाम में आने वाले तमाम उन क्वेश्चंस की, तमाम उन टॉपिक्स की जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में रहते हैं इंपॉर्टेंट। आज के सेशन में हम छोटे छोटे और ट्रिकी क्वेश्चंस को डील करने वाले हैं और कुछ खास जो क्वेश्चंस है उनके साथ में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उनको हम क्लियर करने वाले हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल, सभी लोगों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं एक शानदार सेशन की। और किसी ने कहा कि कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता, कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जी हाँ दोस्तों, सफलता के लिए एक ही चीज की सख्त जरूरत होती है और वो है शिद्दत और हिम्मत। तो आप शिद्दत और हिम्मत के साथ में अपने कर्म को करते रहिए। एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन में सही सफलता जरूर मिलती है। इन्हीं शुभ विचारों के साथ में आज के सेशन का करते हैं आगाज। और सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, लास्ट सेशन के लास्ट क्वेश्चन से हम पढ़ने वाले हैं। हमने आपको लास्ट सेशन के लास्ट क्वेश्चन के रूप में एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा था कि नारंगी रंग का पेशाब किस औषधि के सेवन से आता है। ऐसी कौन सी ड्रग है जिसके सेवन करने से आपका जो यूरिन है उसका कलर जो है वो नारंगी कलर का हो जाएगा। ऐसा हमने लास्ट सेशन में आपसे पूछा था। सभी लोगों को जवाब लिखना है, क्या आंसर होना चाहिए। यूरिन जो है वो नारंगी कलर का हो जाएगा, ऐसा कौन सी दवाई की वजह से होता है। सभी लोग जवाब लिखे। चार ऑप्शन हमने यहाँ पे लिखे हैं, आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, पेनिसिलिन और इंसुलिन। देखो दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में इसका जवाब भी लिखा था और अलग अलग तरीके के जवाब सभी लोगों के आए थे। इस सवाल में बोला है कि नारंगी रंग का पेशाब किस औषधि के सेवन से आता है। तो यहाँ पे दो दवाई, एक दवाई है आइसोनियाजाइड और दूसरी दवाई है रिफाम्पिसिन। ये दो इंटरेस्टिंग ड्रग है। एक पेनिसिलिन और एक इंसुलिन है। तो याद रखना कि ये जो दो ड्रग है, इंसुलिन और पेनिसिलिन, इसका तो यहाँ पे कोई महत्व नहीं है। इंसुलिन दवाई जो है इसको हम बोलते हैं एंटी हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग, एंटी हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग, वी कैन से हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग, हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग। वो ड्रग जो हाइपोग्लाइसीमिया कराता है, इसका मतलब वो ड्रग जो ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। तो इंसुलिन क्या करता है, डिक्रीज करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो जब भी आप इस दवाई को दोगे तो मरीज को क्या होने की रिस्क है, हाइपोग्लाइसीमिया, पर इससे बाकी कुछ होने की संभावनाएं नहीं है। पेनिसिलिन जो है वो एक एंटीबायोटिक है, एक एंटीबायोटिक है और यह एंटीबायोटिक सबसे पहले खोजा गया एंटीबायोटिक है, फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक। अगर पेनिसिलिन के बारे में आपको पूछे तो एंटीबायोटिक में सबसे पहले फर्स्ट डिस्कवर्ड जो है एंटीबायोटिक कौन सा है, फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक जो है, डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक जो है वो पेनिसिलिन को बोला जाता है। और ये जो पेनिसिलिन है इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। इस पेनिसिलिन की जो डिस्कवरी है वो किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ये तो सभी बातें हमने इन दो ड्रग की सुनी है, लेकिन एक बात यहाँ पे आपको जो खास याद रखनी है वो है आइसोनियाजाइड और रिफाम्पिसिन। ये दोनों क्या है। तो प्यारे दोस्तों, एक बात मैं यहाँ जबरदस्त बताने वाला हूँ जो एग्जाम में कई बार सवाल, हर एग्जाम में लगभग सवाल आते ही आता है, और वो है ATT। क्या है ATT? बहुत इंटरेस्टिंग। ATT के बारे में बात करने वाला हूँ और इस ATT को बोलते हैं एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट। यहाँ पे ATT का मतलब होता है एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट, मतलब एक ऐसा ट्रीटमेंट जो टीबी के अगेंस्ट दिया जाएगा। एंटी मतलब अगेंस्ट है ना। एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो दिया जाएगा अगेंस्ट द ट्यूबरकुलोसिस, अगेंस्ट द ट्यूबरकुलोसिस जो है प्यारे दोस्तों, उसके अगेंस्ट दिया जाने वाला ट्रीटमेंट जो है वो एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट कहलाता है। ट्यूबरकुलोसिस जो है एक बीमारी है लंग्स की। किसकी बीमारी है? लंग्स की बीमारी है। और इसके अलावा दूसरी जगह पे भी हो सकती है अदर देन लंग्स, जिसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी कहते हैं। लंग्स की टीबी को बोलते हैं पल्मोनरी टीबी। और लंग्स के अलावा अगर ट्यूबरकुलोसिस कहीं और हो तो उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। ये जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है, ये मान लो हो गई ब्रेन को, हो गई मान लो आंत को, इंटेस्टाइन को, कई और जगह पे
मतलब लंग्स के अलावा अगर टीबी कहीं और जगह पे हो जाए उसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहते हैं। लंग्स वाले टीबी को पल्मोनरी टीबी कहते हैं, और लंग्स के अलावा टीबी कहीं और हो जाती है तो उसको हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के नाम से जानते हैं। प्यारे दोस्तों, ये जो टीबी है इसमें आपको पता हो तो इसकी रोकथाम के लिए बर्थ के समय एक वैक्सीन लगाया जाता है जिसका नाम है बीसीजी। ये जो बीसीजी वैक्सीन है ये जिस टीबी को रोकता है उस टीबी का नाम है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। मान लो किसी आदमी को टीबी होने की रिस्क है, हर आदमी को है इस दुनिया में जो भी बर्थ होता है, तो हर आदमी को पैदा होने के बाद में बर्थ के समय एक वैक्सीन लगता है, उस वैक्सीन का नाम है बीसीजी वैक्सीन। बीसीजी वैक्सीन कौन सी टीबी को रोकता है? तो वो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी को रोकता है। लंग्स के अलावा दूसरी जगह जो टीबी की होती है, मान लो आपका जो है आपका इंटेस्टाइन है, आपका ब्रेन है, वहाँ टीबी ना हो उसको रोकता है बीसीजी का वैक्सीन, जो बर्थ के समय हम लगाते हैं। 0.05 ml इंट्राडर्मल इसको लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? इंट्राडर्मल इसको दिया जाता है, और एट बर्थ ये डोज रहता है बीसीजी का, और नॉर्मल सेलाइन के साथ में इसको डाइल्यूट करते हैं, अपर आर्म में लगाते हैं, लेफ्ट साइड में लगाते हैं। डेल्टोइड एरिया ये आपका रहेगा, और परमानेंट स्कार वहाँ पे बन जाता है लेफ्ट साइड के डेल्टोइड एरिया में, वहाँ पे एक परमानेंट स्कार बनेगा। क्या बनेगा? परमानेंट स्कार बन जाता है इसको लगाने के बाद में। ऐसी बहुत सारी बातें जो है वो बीसीजी की वैक्सीन को लेके रहती है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं कि जो टीबी है, लंग्स वाली टीबी, उसको कैसे रोक सकते हैं या उसको कैसे ट्रीट करते हैं। तो सबसे पहले तो अगर किसी को टीबी हो गई है तो उसका इलाज कैसे करते हैं, और फिर उसकी रोकथाम का क्या तरीका है। तो अगर किसी को टीबी हो जाती है प्यारे दोस्तों, तो उसका इलाज करने का तरीका होता है, टीबी का ट्रीटमेंट होता है। 4 दवाई यहाँ पे रहती है। कैटेगरी फर्स्ट कहते हैं इसको, है ना, फर्स्ट कैटेगरी कहते हैं, फर्स्ट कैटेगरी कहते हैं। और इस फर्स्ट टीबी की फर्स्ट लाइन कैटेगरी के अंदर 4 दवाई हम रखते हैं। इन दवाइयों को हम नाम देते हैं RIPE, और कभी कभी इसमें एक 5वीं दवाई ऐड कर देते हैं, वो S होती है। यहाँ पे R का मतलब प्यारे दोस्तों रिफाम्पिसिन है, R का मतलब रिफाम्पिसिन है। I का मतलब आइसोनियाजिड है, P का मतलब पायराजिनामाइड है, पायराजिनामाइड है। E का मतलब यहाँ पे इथाम्बुटोल है, इथाम्बुटोल है। और S का मतलब यहाँ पे स्ट्रेप्टोमाइसिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है। हमने यहाँ पे 5 दवाई लिखे हैं, रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड, पायराजिनामाइड, इथाम्बुटोल एंड स्ट्रेप्टोलाइसिन। ऐसी 5 दवाई यहाँ पे हमने बताई है। ये एक इंडिविजुअल है जिसको हम बनाते हैं। यहाँ पे देखो एक ज़बरदस्त पिक्चर हम बनाने वाले हैं, और ये जो इंडिविजुअल है एक बनाता हूँ मैं यहाँ पे टीबी मैन। क्या बनाता हूँ? ये एक मैन है, और इस मैन को मैं नाम देता हूँ टीबी मैन। इसके 2 आंखें हैं, और इसका नाक है, और इसके अलावा जो है इसके कान है, ये इसके कान है, और इसके बाद में ये इसके एक्सट्रीमिटीज है, ये इसके एक्सट्रीमिटीज है ना। पाँव है इसके पाँव, ये इसका हाथ है, और ये इसका लीवर है, ये इसकी किडनी है, दोनों साइड में किडनी है इसकी, और इस मैन को हम नाम देते हैं टीबी मैन। क्या नाम देते हैं? यू जस्ट सी द पिक्चर। और इस आदमी को मैंने एक नाम दिया, और ये आदमी कौन है? ये टीबी मैन है। कौन है दोस्तों? ये टीबी मैन है। वी से इट इज ए टीबी मैन। इसमें आप देखोगे कि यहाँ पे सबसे पहली दवाई का हम जिक्र करते हैं, उसका नाम है रिफाम्पिसिन। क्या नाम है? रिफाम्पिसिन। रिफाम्पिसिन दवाई जो होती है प्यारे दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़बरदस्त ड्रग है। इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं, और इन बातों को समझने के लिए हम इस ड्रग को जब पूरा समझते हैं तो रिफाम्पिसिन दवाई सबसे अच्छी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि ये जितनी भी दवाई है, ये जितनी भी दवाई है, 500 दवाई, इनके अंदर आपको ध्यान रखना है कि ये जो ऊपर वाली तीनों दवाई होती है, ये ऊपर वाली तीनों दवाई ये होती है हिपेटोटॉक्सिक, मतलब लीवर के लिए टॉक्सिक होती है, लीवर टॉक्सिसिटी कराती है।
और नीचे वाली दोनों दवाई होती है ये किडनी टॉक्सिक होती है, किडनी के लिए टॉक्सिसिटी कराती है। ऊपर वाली जो तीनों दवाई है जो लीवर टॉक्सिक है, और ये तीनों की तीनों बैक्टीरियोसाइडल है। क्या है? बैक्टीरियोसाइडल है। ऊपर वाली तीनों दवाई लीवर टॉक्सिक है और इन दवाइयों को देने से पहले मरीज का LFT जरूर चेक कराते हैं। आप इसको हिपेटोटॉक्सिक भी कहते हैं। नीचे वाली दवाई किडनी टॉक्सिक है तो देने से पहले या देते समय किडनी फंक्शन टेस्ट जरूर कराते हैं, यूरिया क्रिएटिनिन जरूर देखते हैं। ये जो तीनों दवाई है ये बैक्टीरियोसाइडल है। यहाँ पे ये जो दवाई है लास्ट वाली स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये भी बैक्टीरियोसाइडल है, बैक्टीरियोसाइडल है। एकमात्र एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जो फर्स्ट लाइन कैटेगरी की है वो बैक्टीरियोस्टैटिक है, उसको इथाम्बुटोल कहते हैं। ये कैसी दवाई है? बैक्टीरियोस्टैटिक। सर इनका क्या मतलब है? बैक्टीरियोसाइडल का मतलब है वो दवाई जो बैक्टीरिया को किल करती है, और बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब है कि वो दवाई जो कि बैक्टीरिया को जो है आपका ग्रोथ को रोकती है। तो एक बैक्टीरिया को किल करती है और एक इनहिबिट करती है बैक्टीरियल ग्रोथ को। तो बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक दो यहाँ पे बातें रहती है इन दवाइयों को लेके। एक लीवर टॉक्सिक है और एक किडनी टॉक्सिक है, ऐसा वहाँ पे कहते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है प्यारे दोस्तों इन दवाइयों को लेके, कि अगर हम एक एक करके इन ड्रग की बात करें, जैसे मैंने बोला कि ये हिपेटोटॉक्सिक है, लीवर को टॉक्सिसिटी करती है सारी के सारी, तो इनमें सबसे ज़्यादा लीवर टॉक्सिक कौन सी है और सबसे कम लीवर टॉक्सिक कौन सी है? तो वैसे ये तीनों ही लीवर टॉक्सिक है, और तीनों में सबसे ज़्यादा लीवर टॉक्सिक है वो माना जाता है पायराजिनामाइड को। आपको अगर बोले कि एक्सेसिव हिपेटोटॉक्सिसिटी कौन कराता है, तो ये पायराजिनामाइड है। एक्सेसिव लीवर टॉक्सिक, एक्सेसिव हिपेटोटॉक्सिक जो ड्रग है, हिपेटोटॉक्सिक जो ड्रग है उसको हम मानते हैं पायराजिनामाइड को। और सबसे लीस्ट कौन सी है? तो इथाम्बुटोल। इथाम्बुटोल जो है वो लीस्ट मतलब है ही नहीं भाई, ये तो हिपेटोटॉक्सिक है ही नहीं, तो इसको लीस्ट बोल दिया हमने, जो है ही नहीं वो लीस्ट हो गई। और जो बहुत ज़्यादा कराती है वो मोस्ट हिपेटोटॉक्सिक है। तो मोस्ट हिपेटोटॉक्सिक है पायराजिनामाइड, लीस्ट हिपेटोटॉक्सिक है इथाम्बुटोल। क्लियर है? और सबसे जो है ज़बरदस्त दवाई जो है टीबी के अगेंस्ट वो है रिपाम्पिसिन। जब मैं रिपाम्पिसिन को पढ़ता हूँ तो एक बात आपको पक्का यहाँ पे ध्यान रखनी है कि रिपाम्पिसिन के साइड इफेक्ट से सवाल आता है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था जो CHO के पेपर में आया हुआ था कि पेशाब का कलर नारंगी कलर किससे होता है, ये रिपाम्पिसिन का ही मतलब है। रिपाम्पिसिन के साइड इफेक्ट को पढ़ने के लिए एक छोटा सा मिनोमिक्स है, छोटा सा तरीका है, और उस तरीके को नाम दिया जाता है, इसके साइड इफेक्ट को पढ़ने के लिए उसको नाम देते हैं पोवा फ्लू। क्या नाम देते हैं? पोवा फ्लू। रिपाम्पिसिन के साइड इफेक्ट को कैसे पढ़ते हैं? एक छोटा सा मिनोमिक्स है और इसको हम नाम देते हैं पोवा फ्लू। पोवा फ्लू ये बहुत ज़बरदस्त साइड इफेक्ट जो मिनोमिक्स है, पोवा फ्लू है कि नहीं है। अब पोवा फ्लू क्या होता है सुनिएगा। यहाँ पे पी का मतलब है, यहाँ पे पी का मतलब है पल्मोनरी फाइब्रोसिस। पल्मोनरी फाइब्रोसिस, ये जो रिपाम्पिसिन दवाई है ये लंग्स के अंदर फाइब्रोसिस कराती है अगर इसको लंबे समय तक यूज़ किया जाए तो। फाइब्रोसिस वर्ड का मतलब होता है हमारा फेफड़ा बहुत कोमल होता है और वो हार्ड और टफ हो जाए, उसको पल्मोनरी फाइब्रोसिस कहते हैं। दूसरा ये जो रिपाम्पिसिन दवाई होती है ये प्यारे दोस्तों कराती है आपका जो है ऑरेंज रेड कलर यूरिन। ऑरेंज रेड कलर यूरिन, ऑरेंज मतलब नारंगी, रेड मतलब लाल, नारंगी लाल कलर का यूरिन। यही तो मेंशन किया था यहाँ पे, क्या बोला था? नारंगी रंग का पेशाब किस औषधि से आता है? ऑरेंज रेड कलर यूरिन, यही तो पूछा गया था। तो ये जो ड्रग होती है ये कराती है ऑरेंज रेड कलर यूरिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जिस भी मरीज को ये दवाई देते हैं उनको हम कहते हैं कि ऑरेंज रेड कलर का यूरिन आएगा इसको देने से। ये दवाई का कलर है, कुछ इलाज की जरूरत नहीं है, दवाई लेते रहो क्योंकि ये दवाई का कलर है, और जो आपके ड्रग लेने पे ये कलर डेफिनेटली देखने को मिलेगा। याद रह जाएगा दोस्तों। हाँ, अगला जो है एच का मतलब है, हम अभी पढ़ चुके हैं हिपेटोटॉक्सिक। हिपेटोटॉक्सिक है ये दवाई जो है वो लीवर को टॉक्सिसिटी करती है, हमने अभी पढ़ा था। ए का मतलब प्यारे दोस्तों होता है एब्डोमिनल सिम्टम। इस दवाई को देने से एब्डोमिनल सिम्टम आते हैं। एब्डोमिनल सिम्टम क्या आता है सर? एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, ये सब ये दवाई कराती है। तो पल्मोनरी फाइब्रोसिस होती है दवाई से, ऑरेंज रेड कलर का यूरिन आता है दवाई से, दवाई हिपेटोटॉक्सिसिटी कराती है, दवाई से एब्डोमिनल सिम्टम आते हैं, और दवाई जो है इससे फ्लू लाइक सिम्टम आते हैं। कैसे सिम्टम आते हैं? फ्लू लाइक सिम्टम आते हैं।
कहने का मतलब है कि जब ड्रग आप ले रहे हो, ड्रग का नाम है रिफाम्पिसिन, इस दवाई के ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट है। एग्जाम में सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है कि ऑरेंज रेड कलर का यूरिन जो है वो कौन सी दवाई से आता है, याद रह जाएगा। आसान है कि नहीं है बच्चे। CHO की डेट जो है वो फरवरी में एक्सपेक्टेड है और फाइनल डेट जो है वो भी आ जाएगी। डेट का इंतजार मत करो, पढ़ाई पे फोकस करो। जो डेट का इंतजार करते हैं, डेट आके चली जाती है, वो इंतजार ही करते रहते हैं। पढ़ाई की हुई होगी तो आई हुई डेट काम आएगी, इसलिए डेट को लेके परेशान मत होए। वैसे 15 फरवरी डेट जो है वो फाइनलाइज है, लेकिन डेट ऊपर नीचे हो सकती है। आपका नॉलेज ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। आप पढ़ाई पे फोकस करो। जो भी डेट रहेगी, जब भी एग्जाम होगा, अच्छा होगा, बेहतरीन होगा, ये तब जब आपके पास में ज्ञान होगा। और ज्ञान कहाँ से आएगा? जब आप एग्जाम को अच्छे से, क्वेश्चन को अच्छे से, चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे, सीखेंगे और करेंगे। अगर आपने चीज़ों को अच्छे से नहीं किया तो डेट आके चली जाएगी और हम जो है उस चीज़ों को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हो? तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा ध्यान रखें कि डेट जो है उस पर फोकस ना करें, ज्ञान पे फोकस करें। तो ये तो हो गया आपका रिफाम्पिसिन के बारे में सभी बातें याद रह जाएगी। रिफाम्पिसिन के बाद में दूसरा जो दवाई हमारे पास में यहाँ पे है उसका नाम है आइसोनियाजाइड। कौन सा दवाई है प्यारा दोस्तों? रिफाम्पिसिन के बाद में दूसरा दवाई जो है इसको हम नाम देते हैं आइसोनियाजाइड। आइसोनियाजिड, याद रखना। आइसोनियाजिड जो है इसको INH के नाम से लिखते हैं शॉर्ट में, आइसोनियाजाइड, INH। ये जो INH दवाई होती है आइसोनियाजाइड, ये दवाई भी बैक्टीरियोसाइडल है। एक बात इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, बैक्टीरियोसाइडल है। दूसरी बात हमने पढ़ा कि ये दवाई जो है बैक्टीरियोसाइडल के किल करने के अलावा इस दवाई का दूसरा इंपॉर्टेंट काम है हिपेटोटॉक्सिक है, हिपेटोटॉक्सिक है। ये दो बातें तो कॉमन है, लेकिन जो एक बात खतरनाक है इसके बारे में वो N है, N। और N का मतलब होता है न्यूरोपैथी, न्यूरोपैथी। प्यारे दोस्तों, आइसोनियाजाइड दवाई जो है वो न्यूरोपैथी करती है। और कौन सी न्यूरोपैथी करती है? पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी करती है। आइसोनियाजाइड दवाई जो है वो पेरिफेरल न्यूरोपैथी करती है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी का मतलब होता है कि आपके जो पाम एंड सोल है, जो पेरिफेरी है, उसके नमनेस होना, टिंगलिंग सेंसेशन होना, डिक्रीज सेंसेशन होना। पेरिफेरल न्यूरोपैथी का मतलब होता है कि जो आपके पाम एंड सोल है, पाम एंड सोल, उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर नमनेस होता है, नमनेस। उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर टिंगलिंग होता है, टिंगलिंग सेंसेशन, टिंगलिंग सेंसेशन, डिक्रीज सेंसेशन, अबनॉर्मल सेंसेशन। ये होना क्या कहलाता है? पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहलाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये जो ड्रग है, ये जो ड्रग है वो विटामिन B6, याद रखना दोस्तों, विटामिन B6 जो है उसकी डेफिशिएंसी से ये हो रहा है। और उसकी डेफिशिएंसी क्यों हुई? ड्रग इंटरफेयर विद एब्जॉर्प्शन, ड्रग इंटरफेयर विद B6 एब्जॉर्प्शन। B6 के एब्जॉर्प्शन के साथ में दवाई क्या करती है? इंटरफेयर करती है। और जब B6 की कमी हो जाएगी तो ये दवाई जो है उसमें पेरिफेरल न्यूरोपैथी देखने को मिलती है। इस दवाई का उम्र से कोई संबंध नहीं है कि 6 साल के बच्चे को नहीं दे सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम यहाँ पे विटामिन B6 देते हैं, जिसको भी आइसोनियाजाइड देते हैं। ये किसी भी उम्र के बच्चे को दिया जा सकता है, चाहे वो 6 महीने का हो, चाहे वो 6 साल का हो, चाहे वो 60 साल का हो। याद रखना, इस दवाई का जो काम है वो है प्रोफाइलैक्टिक ड्रग बोलते हैं इसको। तो जिसको TB नहीं भी हुई है उसको भी एज ए प्रोफाइलैक्टिक इसको देते हैं। ये कैसी होती है? प्रोफाइलैक्टिक एंटिटी होती है, प्रोफाइलैक्टिक एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट है। मतलब अगर मान लो किसी को TB हुई नहीं है और हमें TB होने से रोकना है ना, मान लो मदर को TB है, उसने बेबी डिलीवर किया है, तो माँ को TB है, तो माँ से बच्चे को पूरी रिस्क है होने की। तो TB होने से रोकना है तो रोकने वाली दवाई कौन सी है? आइसोनियाजाइड दवाई है। तो ये TB नहीं होने पे दी जाती है, TB होने से रोकने का काम करती है, प्रोफाइलैक्टिक ड्रग है, किसी भी उम्र में दी जा सकती है, याद रह जाएगा। इस दवाई के बाद में, आइसोनियाजाइड के बाद में अगला जो दवाई है प्यारे दोस्तों, उस दवाई को हम किस नाम से जानते हैं? जो है आपका जो है पायराजिनामाइड, पायराजिनामाइड, पायराजिनामाइड जो दवाई है, ये दवाई PZA से लिखते हैं हम इसको शॉर्ट में, PZA। और प्यारे दोस्तों, इस दवाई का भी इफेक्ट कैसा होता है? बैक्टीरियोसाइडल, बैक्टीरियोसाइडल है।
और ये दवाई मोस्ट हिपेटोटॉक्सिक है, मोस्ट हिपेटोटॉक्सिक है। लीवर के लिए सबसे ज़्यादा टॉक्सिसिटी कराने वाली दवाई जो है पायराजिनामाइड है। पायराजिनामाइड दवाई जो होती है ये हाइपर यूरिसीमिया कराती है, हाइपर यूरिसीमिया कराती है। इस दवाई की वजह से यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज हो जाता है, यूरिक एसिड का लेवल जो है उसका लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है इस दवाई को देने से। जब यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा होगा, हाइपर यूरिसीमिया होगा, तो यूरिक एसिड जाके डिपॉजिट होगा, डिपॉजिट इन जॉइंट, डिपॉजिट इन जॉइंट। यूरिक एसिड जो है वो जॉइंट में जाके डिपॉजिट होगा और जॉइंट के अंदर करेगा गाउट। क्या करेगा, यूरिक एसिड जॉइंट में जाके डिपॉजिट होगा और जॉइंट में करेगा गाउट। गाउट एक स्मॉल जॉइंट की बीमारी है, हाइपर यूरिसीमिया की वजह से होती है। तो अगर किसी मरीज के अंदर आप पायराजिनामाइड दे रहे हो और यूरिक एसिड अगर बढ़ रहा है तो मरीज का या तो वो गाउट की बीमारी लेके आएगा, जिसमें बेसिकली क्या होता है कि जो स्मॉल जॉइंट होता है वो एकदम स्वेलन, टेंडर और रेड हो जाता है। और सबसे ज़्यादा अफेक्ट होने वाला जो पहला जॉइंट है वो पेरिफेरल जॉइंट है, जिसको हम टो कहते हैं। अपने पाँव का जो अंगूठा है, ग्रेट टो, उसका जॉइंट सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है। तो इस जॉइंट में डिपॉजिट होगा, गाउट होगा। तो गाउट में क्या होगा, जो स्मॉल जॉइंट है, स्मॉल जॉइंट, स्मॉल जॉइंट, स्पेशली कौन सा जॉइंट, ग्रेट टो, ग्रेट टो, वो क्या हो जाएगा, एकदम रेड होगा, स्वेलन होगा, टेंडर होगा, स्वेलन होगा और टेंडर होगा। ये बताता है कि गाउट हुआ है। क्लियर है, हाइपर यूरिसीमिया की वजह से गाउट होता है। अगर मान लो गाउट नहीं भी हो और हाइपर यूरिसीमिया रहे तो मरीज जॉइंट पेन की कंप्लेन करेगा, जॉइंट पेन की कंप्लेन करता है जो पायराजिनामाइड लेता है। पायराजिनामाइड बैक्टीरियोसाइडल ड्रग है, सबसे ज़्यादा हिपेटोटॉक्सिसिटी कराती है और हाइपर यूरिसीमिया कराती है। यूरिक एसिड का लेवल इसमें बढ़ जाता है, यूरिक एसिड जाके जॉइंट में डिपॉजिट होता है। नॉर्मल यूरिक एसिड का लेवल हमारी बॉडी में 0 से 4 mg/dl होता है, ये नॉर्मल यूरिक एसिड का लेवल है। अगर ये 4 से ज़्यादा हो जाए तो हाइपर यूरिसीमिया का इंडिकेटर है। रेड, स्वेलन, टेंडर, रेड, स्वेलन और टेंडर जो हो जाता है जॉइंट, ग्रेट टो स्पेशली, और स्मॉल जॉइंट में आता है ग्रेट टो। और जॉइंट में मरीज को पेन रहेगा, जॉइंट में जाके डिपॉजिट होता है जब यूरिक एसिड, तो उसको हम गाउट के नाम से जानते हैं। इस दवाई को देते हैं पायराजिनामाइड नाम। प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमने बोला कि पायराजिनामाइड दवाई जो होती है वो बेसिकली इफेक्ट दिखाती है लीवर के ऊपर एक, और दूसरा पायराजिनामाइड दवाई जो है वो कहाँ इफेक्ट दिखाएगी, जॉइंट के अंदर दिखाएगी। तो जितने भी जॉइंट है और स्पेशली ग्रेट जॉइंट जो है वो हमने बोला रेड और स्वेलन वहाँ पे देखने को मिलेगा। इस टीबी मैन को आप जरूर याद रखें। ये बात हुई पायराजिनामाइड के बारे में। अगर जॉइंट पेन होता है, हाइपर यूरिसीमिया होता है, तो यहाँ पे मरीज को क्या एडवाइस किया जाएगा कि हाइपर यूरिसीमिया को कम करने की ड्रग होती है जिसका नाम है एलोप्यूरिनोल। मरीज को एक दवाई दिया जाता है एलोप्यूरिनोल, और एलोप्यूरिनोल ड्रग जो होती है वो एंटी हाइपर यूरिसीमिक ड्रग है, यूरिक एसिड के लेवल को कम करने का काम करती है। ये दवाई क्या करेगी, यूरिक एसिड के लेवल को कम करने का काम करेगी, एलोप्यूरिनोल इसको कहते हैं। इसके अलावा मरीज को कहते हैं कि अगर यूरिक एसिड को बॉडी से बाहर निकालना चाहते हो तो तुम क्या करो, इंक्रीज करो फ्लूइड इनटेक को, इंक्रीज करो फ्लूइड इनटेक को, तुम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, यूरिक एसिड जो है वो बॉडी से बाहर चला जाएगा। तो फ्लूइड इनटेक को तुम बढ़ावा दो, एलोप्यूरिनोल दवाई लो। एलोप्यूरिनोल ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में काम करेगी जब वहाँ पे हाइपर यूरिसीमिया देखने को मिलेगा। याद रह जाएगा दोस्तों। ये तीसरी दवाई है पायराजिनामाइड। तो पहला दवाई कौन सा हो गया, रिपाम्पिसिन, आइसोनियाजिड, पायराजिनामाइड। अगला दवाई है इथाम्बुटोल। याद रखना, सभी ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट है टीबी के अंदर। इथाम्बुटोल अगली दवाई है, इथाम्बुटोल। इथाम्बुटोल जो ड्रग है, इथाम्बुटोल, ये सबसे लीस्ट हिपेटोटॉक्सिक है, लीस्ट हिपेटोटॉक्सिक है। सबसे कम हिपेटोटॉक्सिसिटी कौन कराती है, इथाम्बुटोल। इथाम्बुटोल जो है वो प्यारे दोस्तों बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग है, ऐसा हमने बताया एकमात्र। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरियोस्टैटिक कौन सी है ऐसा आपको पूछा जाएगा। इथाम्बुटोल उसका जवाब है। सेकंड क्रेनियल नर्व, सेकंड क्रेनियल नर्व को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व जो होती है उस ऑप्टिक नर्व को डैमेज करती है इथाम्बुटोल। इथाम्बुटोल जो है वो सेकंड क्रेनियल नर्व, ऑप्टिक नर्व को डैमेज करती है। सेंसरी नर्व है, इसलिए मरीज को वहां पे होता है ऑप्टिक न्यूराइटिस। जो बीमारी होती है उसका नाम है ऑप्टिक न्यूराइटिस, सेकंड क्रेनियल नर्व को डैमेज करती है।
और उसकी वजह से मरीज का क्या कंप्लेन रहेगा, डिक्रीज कलर विजन और विजन लॉस। कलर विजन जो है उसको कम कर देती है, विजन लॉस कर देती है। तो पहले इनिशियली कलर विजन होता है, मरीज को कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं इसको, कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस। और जब मैं विजन लॉस की बात करता हूँ तो इसको बोलता हूँ मैं ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस विल लीड टू ब्लाइंडनेस। तो ये अगर प्रॉब्लम वहाँ पे आ रही है, किस दवाई को लेने से आती है, इसलिए हम कहते हैं कि जो भी यंग एज के बच्चे हैं, कौन से बच्चे, जो भी यंग एज के बच्चे हैं जिनमें कलर ब्लाइंडनेस होगा, उनको पता भी नहीं चलेगा, वो कलर के बारे में जानते भी नहीं है, उनकी उम्र होती है 6 साल से कम, 6 साल से कम, इसको यंग एज के बेबी कहते हैं। यंग एज के बच्चे जो रहते हैं, यंग एज चिल्ड्रन जो रहते हैं, उनमें ये दवाई क्या रहती है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती है। इनको ये दवाई नहीं देनी है क्योंकि उस उम्र के बच्चे को कलर ब्लाइंडनेस का पता नहीं चलेगा, तो उसमें अल्टीमेटली ब्लाइंडनेस हो जाएगी। तो इस दवाई का जो टॉक्सिसिटी है, उसका पहला साइन जो कलर ब्लाइंडनेस है, वो पकड़ में नहीं आएगा। तो आपको ये पूछा जाएगी कि यंग बच्चों में कौन सी टीबी की दवाई नहीं डालते हैं, तब आपका क्या जवाब होना चाहिए, तब आपका जवाब होना चाहिए जो है आपका इथाम्बुटोल। ऑप्टिक नर्व को कौन डैमेज करती है, इथाम्बुटोल। कौन सी दवाई है जो बैक्टीरियोस्टैटिक है, इथाम्बुटोल। कौन सी दवाई सबसे लीस्ट हिपेटोटॉक्सिक है, इथाम्बुटोल। ये सभी बातें ध्यान रखनी है। तो ये जो है आपकी चौथी दवाई होगी इथाम्बुटोल। तो 4 दवाई हम पढ़ चुके हैं। इस टीबी मैन को हमने समझा, तो इस टीबी मैन के अंदर पहली दवाई जो है वो रिपाम्पिसिन है, ध्यान रखना है ना। और दूसरी दवाई है आपका जो है आइसोनियाजाइड, तीसरा दवाई है पायराजिनामाइड। रिपाम्पिसिन को जब भी याद करो तो एक तो फेफड़े को याद रखना है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस कराती है। एब्डोमिनल सिम्टम याद रखना है, इसके अंदर नोजिया वोमिटिंग कराता है। रिपाम्पिसिन हिपेटोटॉक्सिक होता है और रिपाम्पिसिन से ऑरेंज रेड कलर का यूरिन आता है। कैसा आता है, ऑरेंज रेड कलर का यूरिन आता है। रिपाम्पिसिन के बाद में मैंने बताया आइसोनियाजाइड। 2 बातें याद रखनी है, एक तो हिपेटोटॉक्सिक तो है ही, और एक आइसोनियाजाइड के बारे में याद रखना, पेरिफेरल न्यूरोपैथी कराता है। आइसोनियाजाइड क्या कराता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी कराने का काम करता है। तीसरा दवाई जो हमने पढ़ा यहाँ पे वो है आपका पायराजिनामाइड। सबसे मोस्ट हिपेटोटॉक्सिक ड्रग है पायराजिनामाइड। और पायराजिनामाइड के बारे में दूसरी बात हमने पढ़ी थी कि ये हाइपर यूरिसीमिया कराता है, जिससे जॉइंट में पेन होता है। चौथी दवाई हमने पढ़ी इथाम्बुटोल। इथाम्बुटोल के बारे में सबसे खास बात हमने बोला कि ये इथाम्बुटोल आई जो है, आपकी आंख जो है, आई जो है, उसमें ऑप्टिक न्यूराइटिस कराती है। तो यंग एज के बच्चों को इथाम्बुटोल देना प्रीफर नहीं करता है, क्योंकि यंग एज के बच्चे जो होती है उनके अंदर इथाम्बुटोल इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि इन बच्चों के अंदर ये कलर ब्लाइंडनेस जो है वो पता नहीं कर बता पाएंगे और ब्लाइंडनेस का कारण बनेगी। लीस्ट हिपेटोटॉक्सिक है, बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग है, ऑप्टिक न्यूराइटिस कराने वाली दवाई मानी जाती है इथाम्बुटोल को। प्यारे दोस्तों, जो अगली दवाई है हमारी, उसको हम नाम देते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन। कौन सी दवाई है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन वैसे तो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में 4 ही दवाई आती है, लेकिन जब कोई मरीज में थोड़ा टीबी खतरनाक वाला टाइप का होता है तो उसको हम ये 5वीं दवाई देते हैं, जिसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन का ग्रुप वैसे तो अलग है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन से पहले जो हमने पढ़ी है रिपाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड, पायराजिनामाइड, इथाम्बुटोल, वो एक अलग ग्रुप की दवाई थी, एक ही ग्रुप की दवाई थी और उसको हम निकोटिनिक इनिबिटर्स के नाम से जानते हैं। ये जो दवाई है आपकी स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये एक अलग ग्रुप की है। इसका जो ग्रुप होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन का, वो ग्रुप होता है एमाइनोग्लाइकोसाइड। एमाइनोग्लाइकोसाइड्स, एमाइनोग्लाइकोसाइड्स ग्रुप जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करने वाला ग्रुप होता है। प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करने वाला ग्रुप होता है। प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट्स करने वाला ग्रुप है एमाइनोग्लाइकोसाइड ग्रुप। एमाइनोग्लाइकोसाइड ग्रुप के बारे में कुछ खास बातें रहती है कि ये ग्रुप भी बैक्टीरियोसाइडल वाली दवाइयाँ का है। बैक्टीरियोसाइडल ड्रग आती है इसमें सारी की सारी, वो सारा ड्रग जो बैक्टीरिया को किल करती है वो सभी इसी ग्रुप में आती है, एमाइनोग्लाइकोसाइड ग्रुप के अंदर। तो इस ग्रुप की पहली बात है कि इस ग्रुप के अंदर जो दवाई आती है वो कौन सी दवाई है, बैक्टीरियोसाइडल ड्रग है। दूसरा जो खास बात है इस ग्रुप एमाइनोग्लाइकोसाइड का, कि इस ग्रुप की सारी जो ड्रग होती है
वो एसिड लायबल होती है। एसिड लायबल मतलब एसिडिक पीएच पे ये टूट जाती है, इसलिए इन दवाइयों को हमेशा इंजेक्टेबल फॉर्म के अंदर देते हैं, है ना, हमेशा इंजेक्टेबल फॉर्म में देते हैं। ओरल टैबलेट अवेलेबल नहीं होती है। इस ग्रुप की दवाइयों के अंदर आपने नाम सुने होंगे एमिकासिन, एमिकासिन इसी ग्रुप में आती है। जेंटामाइसिन, जेंटामाइसिन इसी ग्रुप के अंदर आती है। नियोमाइसिन इसी ग्रुप के अंदर आती है, नियोमाइसिन। कैप्रियोमाइसिन इसी ग्रुप के अंदर आती है, कैप्रियोमाइसिन। कोबरामाइसिन है कि नहीं है, टोबरामाइसिन, टोबरामाइसिन, कैप्रियोमाइसिन, नियोमाइसिन, एमिकासिन, जेंटामाइसिन, ये सभी के सभी दवाई किस में आती है, इस ग्रुप के अंदर आती है। कैनामाइसिन है ना, कैनामाइसिन, और ये स्ट्रेप्टोमाइसिन तो है ही। तो ये सभी इस ग्रुप में दवाई आती है जिसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन है। ये जो ग्रुप होता है बैक्टीरियोसाइडल ग्रुप है, इसके दो कॉमन साइड इफेक्ट है। जब मैं इस दवाई के साइड इफेक्ट की बात करता हूँ तो दो कॉमन साइड इफेक्ट है। पहला साइड इफेक्ट क्या है, ये दवाई नेप्रोटॉक्सिक होती है, और दूसरा ये हिपेटोटॉक्सिक होती है। याद रखना, पहला तो होता है कॉमन साइड इफेक्ट के रूप में, पहला होता है कि ये दवाई नेप्रोटॉक्सिक होती है, नेफ्रोटॉक्सिक होती है, और दूसरा हमने बोला ये ऑटोटॉक्सिक होती है। कान और किडनी क्या होता है, नेप्रो वर्ड का मतलब है किडनी, किडनी, किडनी के लिए क्या है, टॉक्सिक है, और ऑटोटॉक्सिक का मतलब है ईयर, कान के लिए क्या है, टॉक्सिक है। जब मैं ईयर टॉक्सिसिटी की बात करता हूं तो यहाँ पे कान का मतलब क्या हो गया प्यारे दोस्तों, कान के लिए टॉक्सिक है, ईयर टॉक्सिक है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये दवाई 8th क्रेनियल नर्व को डैमेज करती है। प्यारे दोस्तों ये दवाई किसको डैमेज करेगी, 8th क्रेनियल नर्व को, और 8th क्रेनियल नर्व जो होती है वो वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व है, वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व है। और ये नर्व के लिए जब टॉक्सिक होगी तो मरीज में पहला साइन आएगा जो है टिनाइटस, टिनाइटस, रिंगिंग सेंसेशन होगा ईयर के अंदर, और फिर उसको हियरिंग लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हियरिंग लॉस हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना इस दवाई के बारे में। 8th क्रेनियल नर्व को डैमेज करती है, वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व है 8th क्रेनियल नर्व, प्योर सेंसरी नर्व है, हियरिंग का काम करवाती है, और अभी हियरिंग यहाँ पे नहीं होगा, है ना, टिनाइटस और हियरिंग लॉस वहाँ पे देखने को मिलता है। अब ये जो ड्रग होती है ऑटोटॉक्सिक इफेक्ट तो इसका ये हो गया, और इसकी वजह से ये दवाई कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में, है ना। ये ऑटोटॉक्सिक इफेक्ट की वजह से ये ड्रग जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती है, कहाँ पे, प्रेगनेंसी में इसको नहीं देते हैं, नहीं तो इसका टेट्रोजेनिक इफेक्ट बच्चे पे होगा और बच्चा जन्म से बहरा पैदा होगा। तो प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को स्ट्रेप्टोमाइसिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ये कितनी बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। हाँ, वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व है 8th क्रेनियल नर्व, प्योर सेंसरी नर्व है, और उसके लिए ये ड्रग टॉक्सिक इफेक्ट देती है। किडनी के लिए टॉक्सिसिटी है, तो रीनल फेलियर या रीनल प्रॉब्लम का कारण बन सकती है। यूरिया क्रिएटिनिन का लेवल इस दवाई को देने के बाद में बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से ये बहुत सारी दवाइयाँ जो है इनके बारे में हमने पढ़ा। अब यहाँ पे नारंगी रंग का पेशाब की बात हुई थी, और मैंने बोला नारंगी रंग का पेशाब मतलब ऑरेंज रेड कलर का यूरिन, और ऑरेंज रेड कलर का यूरिन देने वाली जो दवाई है, इस दवाई का नाम क्या है प्यारे दोस्तों, रिपाम्पिसिन इस दवाई का नाम है। तो इस सवाल का जवाब तो मेरा क्या जाएगा, बी जाएगा, रिपाम्पिसिन। आइसोनियाजाइड जो है प्रोफाइलैक्टिक ड्रग है, पेनिसिलिन फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक है, और इंसुलिन जो है वो कौन सी कैटेगरी में आता है, हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट के नाम से जानते हैं। प्लाज्मा ग्लूकोज के लेवल को कम करने वाला एजेंट मेरा इंसुलिन कहलाएगा। ये आप सभी लोगों को कुछ खास बातें हैं जो पता होनी चाहिए। टीबी की सभी ड्रग्स है, और टीबी के मरीज में ट्रीटमेंट के पर्पज से यूज आती है। अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, सभी लोग जवाब लिखें, और जितने भी हमारे रसगुल्ले हैं, है ना, 1300 1350 रसगुल्ले हैं, नंबर जो है ज़्यादा से ज़्यादा लगना चाहिए। जिन्होंने अभी तक अगरबत्ती नहीं लगाई है, अगर आपने कुछ अच्छा पढ़ा है, खास बातें पढ़ी है, काम की बातें पढ़ी है, तो अगरबत्ती लगाए, पूरे विश्वास के साथ में बैठे। अगले 1-1.5 घंटे के अंदर हम जानदार वाली चीज़ें पढ़ेंगे, अलग अलग कंसेप्ट के साथ में चीज़ें पढ़ेंगे। चीज़ों में कुछ खास बातें होगी, वो बातें जो एग्ज़ाम स्पेशल रहती है। यहाँ पे मेरा दोस्तों क्या क्वेश्चन पूछा आपको कि एक TSF किसके बराबर होता है। देखो यहाँ पे जब एग्जाम में ये सवाल बनता है तो TSF पूछा है, टेबल स्पून पूछा है, इन सब चीज़ों को लेके फ़र्क पड़ता है। आउंस पूछा है, 1 पिंट पूछा है, ऐसे अलग अलग होता है। पर्टिकुलर चीज़ों में एक पर्टिकुलर वॉल्यूम होता है कि भाई ये इतने ml के बराबर है, ये इतने ml के बराबर है। इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें रहने वाली है। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा है
कि एक TSF किसके बराबर होता है। प्यारे दोस्तों, एक TSF, 1 TSF, एक तो ये हो गया 1 टेबल स्पून, है ना, टेबल स्पून, एक ये होता है 1 टेबल स्पून, ये होता है टेबल स्पून। ये दो तो इम्पोर्टेंट टर्म है। TSF जो होता है वो 5 ml होता है और टेबल स्पून जो होता है वो 15 ml होता है, 15 ml। 3 टीस्पून के बराबर होता है एक टेबल स्पून। यहाँ पे आपको टीस्पून पूछा है तो जवाब क्या रहेगा, 5 ml। जितने भी बच्चों की सिरप रहती है उनको हम हमेशा TSF के रूप में देते हैं, है ना, टेबल स्पून के रूप में नहीं देते हैं, टीस्पून के रूप में देते हैं बच्चों की जितनी भी सिरप है। तो 5 ml यहाँ पे जवाब बनेगा। A, C और D तीनों गलत है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एल्बेंडाजोल जो दवाई है, एल्बेंडाजोल, ये ड्रग किसके उपचार में काम आती है। राउंड वर्म, हुकवर्म, थ्रेड वर्म या उपरोक्त सभी। कुछ लोगों ने डी लिखा है, कुछ ने बी लिखा है। हमने एल्बेंडाजोल दवाई का पूछा है और 3 तरह के वर्म हमने पढ़े हैं और हमने आपको ये भी बताया, ध्यान रखना, कि एल्बेंडाजोल एक डी वॉर्मिंग एजेंट है। डी वॉर्मिंग, या हम ये कह सकते हैं कि एक एंटी वॉर्म ड्रग है, एंटी वॉर्म ड्रग है। इसको काम में लिया जाता है वॉर्म इन्फेस्टेशन के अंदर, वॉर्म इन्फेस्टेशन के अंदर। प्यारे दोस्तों, इस बात से आपको सीखना है कि हमने किसी एक पर्टिकुलर वर्म का नाम नहीं लिया। हमने राउंड वर्म नहीं बोला, हुक वर्म नहीं बोला, थ्रेड वर्म नहीं बोला, कोई वर्म नहीं बोला। हमने डी वार्मिंग एजेंट बोला, एंटी वर्म ट्रीटमेंट के रूप में इसको काम में लेते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर डी रहेगा। सारे ही तरीके के वर्म में इसको काम में लिया जाता है। बच्चों की और एडल्ट डोज अलग अलग होती है। अगर आप इसको 200 मिलीग्राम देते हैं तो ये बच्चों की डोज है। अगर आपको कितना देते हैं, 200 मिलीग्राम, तो ये बच्चों की डोज है। और 400 मिलीग्राम देते हैं तो ये एडल्ट डोज है। अगर आप बच्चे को देते हैं तो 200 मिलीग्राम, और अगर आप एडल्ट में देते हैं तो 400 मिलीग्राम। इस तरह की डोज रहती है एल्बेंडाजोल का। क्लियर हो गया। हाँ, ये जो दवाई होती है एल्बेंडाजोल, ये ड्रग बहुत ज़्यादा यंग बच्चों में प्रीफर नहीं करते हैं। बहुत अर्ली एज में देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लेटर ऑन लाइफ के अंदर इसको दिया जा सकता है। 200 और 400 दो इसकी डोज रहती है। हालांकि एज से नहीं पूछेंगे, आपको पूछेंगे कि बच्चों में डोज क्या रहती है, तो कितना होता है 200, और एडल्ट में कितना है 400। हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि जब आपका CHO का एग्ज़ाम होना है, जो लगभग फरवरी में होना है, उसी समय डी वार्मिंग डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो हो सकता है कि इसका सवाल पूछा जाए, जो कि एक तरह का आपका एकदम जनरल हो जाएगा, करंट हो जाएगा, बिल्कुल लेटेस्ट हो जाएगा, कि 10 फरवरी जो होती है इसको एंटी जो है डी वार्मिंग डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और ये डी वार्मिंग डे सेलिब्रेट करते हैं, इसीलिए इसके लिए ये सेलिब्रेट करते हैं डी वार्मिंग डे, है ना, डी वार्मिंग डे, डी वार्मिंग डे। और ये सेलिब्रेट करता है 10 फरवरी को, और फरवरी में CHO का एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है। तो हो सकता है कि ये सवाल थोड़ा इम्पोर्टेंट बन जाए। ड्रग जब भी पूछे डी वार्मिंग एजेंट के रूप में, तो आपको हमेशा जवाब देना है एल्बेंडाजोल का, है ना। और ये तीनों को मिला के इसको बोला जाएगा उपरोक्त सभी। याद रह जाएगा। 3000 का कोर्स खरीदा है, ऐप में लाइव नहीं आ रहा है। प्यारे दोस्त, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट बात है कि आपने कोर्स तो खरीदा है, लेकिन कोर्स कौन सा खरीदा है यही नहीं पता आपको। 3000 का जो कोर्स है वो रिकॉर्डेड कोर्स है, और 3500 का कोर्स है वो लाइव कोर्स है। तो जब आप रिकॉर्डेड कोर्स खरीदोगे तो लाइव कैसे आएगा, ये तो कॉमन सेंस होना चाहिए ना, है कि नहीं है। और अगर आप लाइव कोर्स खरीदोगे तभी लाइव आएगा। तो जब कोर्स खरीद रहे हैं तो उसका डिटेल होता है उसके अंदर। कोर्स को लेने से पहले जब भी आप कोई सामान मार्केट से खरीदते हैं ना, तो सामान की एक डिटेल होती है। तो अगर आप डिटेल ही नहीं पढ़ेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपने जो कोर्स खरीदा वो रिकॉर्डेड कोर्स है, और रिकॉर्डेड कोर्स कभी लाइव नहीं होता। रिकॉर्डेड का मतलब वो रिकॉर्डेड फॉर्म में है, और आपको कितनी बार देख सकते हो, एक ही दिन में पूरा कोर्स पढ़ सकते हो अगर आपके पास में टाइम है तो। और प्लीज़ इन सब चीज़ों के लिए हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं,
वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स होता है। मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि आप अगर इस सब चीज़ों को लेके इतना डिस्टर्ब करोगे तो कैसे काम चलेगा बताओ। चलती क्लास के लिए ये बातें नहीं होती है। या नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो, आपको जवाब मिलेगा। हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, आपको जवाब मिलेगा। ये तो कॉमन सेंस है यार, है कि नहीं है। तो यहाँ पे एल्बेंडाजोल की हमने बात की, जो कि एक इम्पोर्टेंट ड्रग यहाँ पे रहती है। रेगुलर इंसुलिन के एम्पूल में 1 ml में कितना इंसुलिन होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग। रेगुलर इंसुलिन याद रखना, क्या लिखा हुआ है, रेगुलर इंसुलिन जो है, हाँ देखो कुछ बच्चों को अभी तक ज्ञान नहीं है तो मैं बता देता हूं कि उत्कर्ष जो क्लासेज है उसके 2 तरह के कोर्स है CHO के। 2 तरह के कोर्स के अंदर एक कोर्स होता है जो रिकॉर्डेड कोर्स होता है, रिकॉर्डेड। एक कोर्स होता है वो लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स होता है, लाइव फ्रॉम क्लासरूम। आप में से जितने भी लोग इस कोर्स को खरीदते हैं उनको कम से कम ये कॉमन सेंस होना चाहिए। मैं बता देता हूं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। रिकॉर्डेड कोर्स का मतलब होता है ऑल सिलेबस पैटर्न आर ऑलरेडी रिकॉर्डेड, और जब आप इस कोर्स को खरीदते हैं तो ये कोर्स वहाँ पे 3000 की रेट में अवेलेबल है, और जो लाइव फ्रॉम क्लासरूम रहते हैं वो कोर्स 3500 की रेट में अवेलेबल है। ये जो कोर्स है इसमें सारी की सारी चीज़ें जो है वहाँ पे प्री रिकॉर्डेड है, पहले से ही रिकॉर्डेड है, और सारे वीडियो पड़े हुए हैं और आप उनको पढ़ सकते हैं। एक ही दिन में सभी पढ़ लो अगर आपके पास में समय हो, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक दिन में 24 ही घंटे होते हैं और रिकॉर्डेड कोर्स के अंदर जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये आप सारे आपके पास में रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे जो पहले से रिकॉर्डेड है। लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स का मतलब होता है कि जैसे ही आप कोर्स खरीदते हैं तो जो बैच जिस तारीख को शुरू हुआ है, जैसे मान लो हमारा बैच शुरू हो गया है 8 नवंबर को और आज तारीख हुई है 2 दिसंबर, तो 8 नवंबर से 2 दिसंबर तक जितनी भी कक्षाएं हुई है पहले इस बैच की, वो सारी की सारी उसके अंदर रिकॉर्डेड फॉर्म में पड़ी हुई है। और अब जो रोज कक्षाएं होगी अब आगे वो सारी लाइव आएगी, और जब लाइव खत्म हो जाता है तो वो भी रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास में अवेलेबल हो जाती है। तो आप डेली लाइव क्लास से जुड़ सकते हैं, और अगर आप लाइव क्लास से नहीं जुड़ पाए, कुछ हुआ, तो आप इस क्लास को बाद में भी देख सकते हैं क्योंकि वो क्लास आपके पास में पड़ी रहेगी और ऐसा वो 1 साल तक रहेगी। तो जो कोर्स निकल चुका है वो रिकॉर्डेड है, और जो आगे आएगा हर दिन वो लाइव होगा, और लाइव खत्म होने के बाद में वो रिकॉर्ड हो जाती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये जो सभी चीज़ें हैं ये लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स का मतलब होता है। तो रिकॉर्डेड अलग है, लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स अलग है। और इंसुलिन के 1 ml के अंदर 40 आता है या 100 इंटरनेशनल यूनिट आता है, ये भी एक कहानी अलग ही है ना। ये 2 अलग अलग बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। जब मैं इंसुलिन की बात करता हूँ प्यारे दोस्तों, और 1 ml की बात करते हैं हम 1 ml की, तो इसमें 40 इंटरनेशनल यूनिट भी होता है और 100 इंटरनेशनल यूनिट भी होता है। दोनों चीज़ें होती है, 40 भी होता है और 100 भी होता है। लेकिन जो कॉमन इंसुलिन हम यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है, वो 40 इंटरनेशनल यूनिट होता है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है। और 40 वाला जो होता है वो रेड होता है ना। जो आपका इंसुलिन का वाइल होता है, उस वाइल का जो ढक्कन होता है उसका जो कैप है ऊपर वाला, वो रेड कलर के साथ में, इसका मतलब वो 40 है। 40 इंटरनेशनल यूनिट पर ml में है तो उसका ढक्कन रेड होगा, और 100 इंटरनेशनल यूनिट है तो इसका ढक्कन जो है वो पीला होगा। पीला पीला कैसा होगा, पीला, जिसको हम येलो बोलते हैं। तो 100 के लिए येलो है और 40 के लिए लाल, रेड वहाँ पे कलर है। 40 इंटरनेशनल यूनिट होता है, ध्यान रखना। और ये जो 40 इंटरनेशनल यूनिट है, इसको लगाने के लिए जो इंसुलिन सिरिंज आएगी वो भी रेड ही होगी। वो भी कैसे कलर की होगी, रेड कलर की होगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। 100 वाली के लिए 100 वाली सिरिंज और 40 के लिए 40 वाली सिरिंज वहाँ पे काम में ली जाती है। किस ड्रग का मालिश के द्वारा त्वचा पर लगाने के तरीकों को क्या कहते हैं। अगर किसी ड्रग का मालिश करके हम त्वचा के ऊपर लगाते हैं तो उसको किस नाम से जानते हैं। हाँ, 40 लाल और पीला 100। येलो जो होता है 100 है और 40 जो है वो रेड है। ऐसा आपको ध्यान रखना है। चलिए सभी लोग जवाब लिखे। भाई लेट हो गए, लेट वाले तो अब लेट हो गए, उसका कोई इलाज नहीं है, अब आगे बढ़ो, है ना। जो रह गया वो रह गया। और लेट क्यों हो गया मुझे ये भी समझ में नहीं आता है। अगर 6 बजे की क्लास हो, जरा सोचो प्यारे दोस्तों, अगर 6 बजे की क्लास हो
और मैं 6 बज के 10 मिनट पे आऊँ, सिर्फ 10 मिनट रुक के आऊँ, कितना बुरा लगेगा आपको, है ना। मतलब हम तो ऐसा देखते हैं कि कभी कभी हम कॉलर माइक लगाते हैं, थोड़ा किसी टेक्निकल रीजन की वजह से क्लास जैसे जैसे स्टार्ट होता है उसमें कभी कभी 1 आध मिनट ऊपर हो जाता है, 6-1 हो जाता है, तो इतने कमेंट आते हैं, सर आओ ना, अभी तक नहीं आए, क्या कर रहे हो, अरे ये अभी तक क्या हो गया है। दैट इज समथिंग लाइक दैट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम भी ऐसा मानते हैं कि वो 1 मिनट भी देर नहीं होना चाहिए, क्योंकि पंक्चुअलिटी का मतलब पंक्चुअलिटी होता है। तो अगर आप 1-1 घंटा देर चलेंगे तो क्या आप समझते हैं कि ये कितना बड़ा मतलब है, समझ रहे हो बात को। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है प्यारे दोस्तों ज़िंदगी में, कि समय के पाबंद बने। अगर आप समय के पाबंद नहीं बनेंगे तो मामला गड़बड़ है। और समय के पाबंद हम क्यों नहीं बन पाते हैं, क्योंकि हम उठ ही नहीं पाते हैं सुबह सुबह। क्यों नहीं उठ पाते हैं, इसका मतलब नहीं कि हमने उठने का इंतजाम नहीं किया, हमने अलार्म भी लगाया, सब किया, उसके बावजूद भी हमने क्या किया, उसके बावजूद भी हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे जो है अलार्म को बंद कर देते हैं। मैंने कहा ना, आपका मन कितना मजबूत है ये इस बात से डिसाइड होता है कि आपने जो है आँख खोलने के बाद में, अलार्म बजने के बाद में दोबारा से अपनी चादर को ओढ़ा या नहीं ओढ़ा। एक बहुत सिंपल टेस्ट है कि अगर आप दोबारा चादर को ओढ़ लेते हैं, अलार्म बजने के बाद में दोबारा चादर को ओढ़ के सो जाते हैं, रजाई को ओढ़ के सो जाते हैं, आप मन से हारे हुए इंसान हैं। मैं तो सीधा सच बोल रहा हूँ। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तब आप एक्चुअली में पक्के मन के हैं। अब आप लोग बता दो कि आप में से कौन ऐसा नहीं करता है कि साहब अलार्म बजा, हमने चादर को साइड में किया और उठ के बाहर आ गए, पहली ही बार में, एक बार भी हमने दोबारा सोने की कोशिश नहीं की। इसको तो बोलते हैं एकदम मन का जीता हुआ आदमी, और मन के जीते ही जीत होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पे सवाल ने क्या बोला है, यहाँ पे सवाल ने क्या बोला है, कौन सा ड्रग मालिश द्वारा त्वचा पे लगाने का तरीका है, बताओ बताओ। इनक्शन, क्या बोलते हैं इसको, इनक्शन, हाँ इसको क्या बोलते हैं, इनक्शन, मालिश द्वारा त्वचा पे इनक्शन कहते हैं दोस्तों, इनक्शन। और इनहेलेशन का मतलब होता है वेपर फॉर्म के अंदर, किस फॉर्म में, वेपर। इनक्शन ये हो गया, इनक्शन जो है वो मालिश द्वारा त्वचा पे दवाई लगाने का तरीका हो गया। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इंसर्जन का मतलब होता है कि कोई भी सेमी सॉलिड या सॉलिड ड्रग जिसको हम इंसर्ट करते हैं बॉडी कैविटी में, उसको इंसर्जन कहते हैं। और इंसप्लेशन का मतलब होता है ड्रग जो है वो पाउडर फॉर्म के अंदर होती है और इसको हम सप्पल कराते हैं बॉडी के पर्टिकुलर एरिया में, इसको इंसप्लेशन कहते हैं। तो ये अलग अलग है। करेक्ट आंसर प्यारे दोस्तों क्या रहेगा, करेक्ट आंसर क्या रहेगा, जवाब लिखो। बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर है इनक्शन कहते हैं इसको। और ये सारे ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कौन से तरीके हैं, लोकल। हाँ, अगला क्वेश्चन, सभी लोग जवाब लिखे दोस्तों अपने अपने तरीके से, जवाब लिखे सभी लोग। रेस्पिरेटरी एंजाइम श्वसन संबंधी प्रक्रिया कहां पर स्थित होते हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम कहां पे पाए जाते हैं, न्यूक्लियस, लाइसोसोम, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया। सेल ऑर्गेनल, सेल में 3 बातें मैंने बताई, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, 3 बातें होती है सेल में। हमने जो बाहर वाला एरिया था उसको क्या बोला, सेल मेम्ब्रेन। इसके अलावा हमने क्या बोला, न्यूक्लियस। और इसके अलावा जो फ्लूइड है उसको क्या बोला, साइटोप्लाज्म। 3 लोग ही तो होते हैं सेल में सबसे जबरदस्त। एक कौन सा हो गया, एक हो गया आपका सेल मेम्ब्रेन, एक हो गया आपका न्यूक्लियस, एक हो गया आपका साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन। अब रेस्पिरेटरी एंजाइम की बात हो रही है। न्यूक्लियस जो होता है इसको कंट्रोलर ऑफ द सेल कहते हैं, कंट्रोलर ऑफ द सेल। कुछ सेल ऐसी होती है हमारी बॉडी में जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। हमारी बॉडी में हर सेल के पास में न्यूक्लियस है क्योंकि सेल को कंट्रोल करना जरूरी है। कुछ सेल ऐसी होती है जिसमें न्यूक्लियस नहीं है। क्या आप बता सकते हैं वो कौन सी सेल है जिसके पास में न्यूक्लियस नहीं होती है और वो ए न्यूक्लिएटेड या नॉन न्यूक्लिएटेड सेल होती है? सभी लोग जवाब लिखे। हमारी बॉडी में कुछ ऐसी सेल है जिसके पास में न्यूक्लियस नहीं होता है। कौन सी सेल के पास में न्यूक्लियस नहीं होता है, जवाब लिखिएगा।
आरबीसी एक नाम है, बहुत बढ़िया। दूसरी सेल रेड ब्लड सेल, आरबीसी के पास में न्यूक्लियस नहीं होता है, बिल्कुल सही है। और आरबीसी के अलावा न्यूरॉन के पास में होता है भाई, किसने बोला नहीं होता है, न्यूरॉन के पास में न्यूक्लियस होता है। प्लेटलेट, बहुत अच्छे, आरबीसी को ही एरिथ्रोसाइट कहते हैं। आरबीसी के पास में न्यूक्लियस नहीं होता है, प्लेटलेट के पास में न्यूक्लियस नहीं होता है, दोनों ही बिना न्यूक्लियस की सेल होती है। बाकी सभी सेल के पास में न्यूक्लियस होता है हमारी बॉडी में। रेटिकुलोसाइट में तो न्यूक्लियस होता है, इमेच्योर आरबीसी है जिसके पास में न्यूक्लियस है उसी को तो रेटिकुलोसाइट कहते हैं। मैच्योर आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहते हैं, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, याद रखना। तो ये न्यूक्लियस, बिना न्यूक्लियस वाली सेल बोली हमने। लाइसोसोम जो है इसको हमने लास्ट लेक्चर में भी आपको पढ़ाया है, सुसाइडल बैग ऑफ सेल बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ सेल। अगला है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो होता है दोस्तों, ये फ्लूइड है, फ्लूइड इन सेल विद सेल ऑर्गेनल। फ्लूइड इन सेल विद सेल ऑर्गेनल, मतलब ये सेल है, इसके अंदर पानी है, साथ में सेल ऑर्गेनल है, ये सारे न्यूक्लियस है, लाइसोसोम है, साइट आपका जो है माइटोकॉन्ड्रिया है, और रफ ईआर, स्मूथ ईआर है ना, गोल्जी एपरेटस है, ये सब है, और फ्लूइड है, तब तो साइटोप्लाज्म है। इन सब को बाहर निकाल दो और अंदर सिर्फ पानी पानी रखो, तो उसको हम किस नाम से जानेंगे, साइटोसोल। कल भी मैंने आपको बताया कि अगर अंदर से साइटोप्लाज्म में से क्या निकाल दो, सेल ऑर्गेनल निकाल दो, तो पीछे जो बचता है उसको प्यारे दोस्तों नाम दिया जाता है साइटोसोल। क्लियर है? तो ये तीनों बातें तो यहाँ पे नहीं रहेगी, एक बात बची है, इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया है, पावर हाउस ऑफ दी सेल बोलते हैं, और सेल के लिए जो रेस्पिरेशन का काम करते हैं, रेस्पिरेटरी जो एंजाइम होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। इसके अंदर खास तरह का जो है ऑर्गन है जिसको क्रिस्टे बोलते हैं, और ये रेस्पिरेशन में मदद करता है। तो रेस्पिरेशन के लिए, श्वसन के लिए, श्वसन का काम सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया करता है, याद रह जाएगा। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया का ये काम है, इसको पावर हाउस ऑफ दी सेल भी बोलते हैं, और सेल के लिए ऑक्सीजन का इंतजाम यही करता है, और जब तक सांस है तब तक आस है, तो सेल तभी जिंदा है जब उसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, और माइटोकॉन्ड्रिया ये काम बड़ी अच्छी से करता है। इसमें से थ्रिल किससे संबंधित है, यूरिन, स्टूल, मर्मर, ट्रेमर, इनमें से थ्रिल जो है वो किससे संबंधित है, ये सवाल ने पूछा है। अलग अलग ऑप्शन है यहाँ पे, जिनमें से आपको एक जवाब चूज करना है कि थ्रिल किससे संबंधित है। प्यारे दोस्तों ध्यान रखना, एक तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, यूरिन लिखा, स्टूल लिखा, मर्मर लिखा, और ट्रेमर लिखा। क्या आंसर होना चाहिए? जवाब सभी को लिखना है, हाँ, सोच के लिखना है, पूरा दिमाग लगा के लिखना है। थ्रिल और ब्रूट दो साउंड आपने सुने होंगे, किससे संबंधित है ये पहले तो ये बताओ। एक साउंड होता है थ्रिल, एक साउंड होता है ब्रूट। ये साउंड किससे संबंधित है पहले तो ये बताओ मेरे को, थ्रिल और ब्रूट। हार्ट में होते हैं, माफ करना दोस्त, ये हार्ट में नहीं होते हैं, थ्रिल और ब्रूट हार्ट में नहीं होता है। फिस्टुला, एग्जैक्टली, ये साउंड जो है एवी फिस्टुला बनाने के बाद में हम देखते हैं, है ना, एक डायलिसिस करने वाले मरीज में बनाते हैं एक फिस्टुला, जिसको हम बोलते हैं एवी फिस्टुला, एट्रियोविनस फिस्टुला। और जब भी आप फिस्टुला बनाएंगे तो वहाँ पे दो तरह के साउंड होते हैं, एक थ्रिल और एक ब्रूट। याद रखना कि जो साउंड ऑस्कल्टेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप, ऑस्कल्टेट करते हैं, उस साउंड को तो हम नाम देते हैं ब्रूट साउंड, और जिसको पाल्पेट करते हैं वो साउंड आपका होता है थ्रिल साउंड। सर ये क्या है, कैसे है? फिस्टुला क्या होता है कि जब किसी मरीज के डायलिसिस करने के बारे में हम सोचते हैं, तो जो हाथ होता है, यहाँ पे हाथ पे आर्टरी और वैन को आपस में जोड़ दिया जाता है, उसको फिस्टुला कहते हैं। अब फिस्टुला तो आपने बना दिया, फिस्टुला सही है कि नहीं है, काम करेगा कि नहीं करेगा, पेटेंट है कि नहीं है, इसका पता कैसे करें? तो इसकी पेटेंसी का आकलन करने के लिए हम एक स्टेथोस्कोप लेते हैं और उसको फिस्टुला के ऊपर रखते हैं, तो जो ब्लड है उसका रसिंग साउंड वहाँ पे सुनाई देगा। ब्लड का एक रसिंग साउंड है, और ब्लड का रसिंग साउंड किस में देखने को मिलेगा?
ब्रूइट साउंड के अंदर ऑस्कल्टेटिंग साउंड है। अब मान लो आप ऑस्कल्टेट नहीं कर रहे हैं और अपने हाथ की अंगुलियों से ही उसको पाल्पेट कर रहे हैं, तो अगर आप वहां पे पाल्पेशन करते हैं, अंगुलियों से पाल्पेट कर रहे हैं, तब तो वो सेम साउंड ही थ्रिल साउंड कहलाएगा। और अगर आप स्टेथोस्कोप से ऑस्कल्टेट कर रहे हैं तो सेम साउंड ब्रूइट साउंड कहलाएगा। अब एक बात आपको खास याद रखनी है, यही साउंड अगर डायरेक्ट हार्ट में से जनरेट हो रहा है और हार्ट इसका कारण बन रहा है, तो उसी साउंड को हम अब किस नाम से जानेंगे? मरमर साउंड। कौन सा साउंड बोल देंगे? मरमर साउंड बोल देंगे। मरमर साउंड जो है वो है तो ऑस्कल्टेटिंग साउंड ही, लेकिन वो कहाँ से ऑस्कल्टेट करते हैं? डायरेक्ट हार्ट में से। और उस समय भी वहाँ पे इस तरीके की रसिंग साउंड होगी। अब वर्ड हमने थ्रिल यूज किया रसिंग साउंड के लिए, लेकिन नॉर्मली ये फिस्टुला या वेसल्स का साउंड है और हार्ट एक बड़ा वेसल्स ही ऐसा समझे, और उसके अंदर अगर कोई वाल्वुलर डिजीज होती है तो उसमें मरमर साउंड आता है। अब इनका संबंध यूरिन स्टूल या ट्रेमर्स से तो हो नहीं सकता। ट्रेमर्स बेसिकली इनवॉलेंटरी मूवमेंट होते हैं जो साउंड नहीं है। हमारी बॉडी में, हमारे हैंड में, बॉडी के किसी पार्ट में पर्टिकुलर मसल के अंदर इनवॉलेंटरी मूवमेंट हो जाए जो हमारी इच्छा से नहीं हो रहा है और रिपीटेडली हो, तब उसको ट्रेमर्स वाली कैटेगरी में रखेंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो आपका क्या रहेगा? मरमर है। और मरमर किससे रिलेटेड हमने किया? थ्रिल और इस तरह की चीजों से रिलेटेड। याद रह जाएगा? हाँ। नहीं, S3 साउंड वगैरह नहीं बोलते हैं इसको। मरमर तो अबनॉर्मल साउंड है। S3 साउंड, S4 साउंड, S1 S2 ये हार्ट के नॉर्मल साउंड होते हैं। मरमर या थ्रिल का प्रेजेंट होना नॉर्मल साउंड नहीं है, बीमारी को इंडिकेट करते हैं जो हार्ट में होता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, रक्तचाप को मापने की इकाई कौन सी है? रक्तचाप जब भी लिखा होता है दोस्तों, इसको ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। और ब्लड प्रेशर की रीडिंग कभी आपने लिखी हो 120/80, तो एक बेसिक यूनिट है जो आप इसके पीछे यूज करते हो, mm/Hg। कौन सी यूनिट यूज करते हो? mm/Hg। हालांकि आप देखेंगे कि ब्लड कहीं भी प्रेशर जो है, प्रेशर ब्लड की बात नहीं होती है, कोई भी प्रेशर अगर है वहां पे तो उसको मेजर करने का एक टेस्ट सेंटीमीटर H2O भी होता है, लेकिन वो स्पेशली फ्लूइड के लिए होता है अलग से, है ना। अगर आप फ्लूइड का प्रेशर चेक करते हो, ज़्यादातर वो फ्लूइड होते हैं, बॉडी फ्लूइड, तब तो हम प्रीफर करते हैं सेंटीमीटर H2O रीडिंग के अंदर। और जब आप बॉडी फ्लूइड में स्पेशली ब्लड जो है उसको प्रेशर को मेजर कर रहे हैं तो वो कौन सी यूनिट में रहेगा? mm/Hg। जिसमें जो ऊपर वाला है वो सिस्टोलिक प्रेशर कहलाता है, सिस्टोलिक। और ये जो लोअर 80 है इसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है ये डिपेंड करता है वॉल्यूम के ऊपर, और डायस्टोलिक प्रेशर डिपेंड करता है पेरिफेरल रेजिस्टेंस के ऊपर। किस पर डिपेंड करता है? पेरिफेरल रेजिस्टेंस के ऊपर। दिस इज ऑल अबाउट द प्रेशर ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी एंड देयर इज टू रीडिंग, ये 120 और 80। अब देखो 120 और 80 में 80 का क्या मतलब है, ये देखिएगा। 80 का मतलब पूछा है, बहुत आसान है, सभी लोग जवाब लिखेंगे। यहाँ पे 80 आया हुआ सवाल है, CHO के पेपर में आया है प्यारे दोस्तों, तो सवाल का जवाब अच्छे से होता जरूरी। सो 120/80 यहाँ पे प्यारे दोस्तों। अब यहाँ पे ध्यान रखना, पहला लिखा हुआ है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर।
आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो 120 है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। मैंने अभी आपको बताया कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में जो ऊपर वाला होता है वो सिस्टोलिक प्रेशर है 120। डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो प्यारे दोस्तों 80 होता है। जो लोअर वाला 80 है वो डायस्टोलिक प्रेशर है। मीन ब्लड प्रेशर और पल्स प्रेशर, ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना। मीन प्रेशर, यहाँ पे तो करेक्ट आंसर डी बन गया, डायस्टोलिक प्रेशर है साहब, ये तो ठीक है। मीन ब्लड प्रेशर और पल्स प्रेशर जो होता है, इसमें प्यारे दोस्तों मीन आर्टीरियल प्रेशर जो होता है, मीन आर्टीरियल प्रेशर, इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अपॉन 3। 2 इंटू डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अपॉन 3, ये तो होता है आपका मीन आर्टीरियल प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको? मीन आर्टीरियल प्रेशर बोलते हैं। और दूसरा, अब इससे कैसे आएगा मीन? तो आप देखो 2 को मल्टीप्लाई कर दो डायस्टोलिक से, डायस्टोलिक है 80, उसमें सिस्टोलिक जोड़ दो 120 और 3 का भाग दे दो। 160 में 120 को जोड़ दो, 3 का भाग दे दो। 280 में 3 का भाग दे दो, तो 93.33 mm ऑफ Hg आएगा। ये दोस्तों मीन आर्टियल प्रेशर कहलाता है। 93.33 क्या आ गया? मीन आर्टियल प्रेशर आ गया। हाँ, क्या क्लियर है? तो ये तो हो गया आपका मीन आर्टियल प्रेशर, औसत रक्तचाप। तो अगर आपको औसत रक्तचाप पूछे, औसत, तो हमेशा 93.33 है। या कोई भी एक रीडिंग देके बोल दिया औसत रक्तचाप बताओ, तो उसका आप औसत निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? डायस्टोलिक बीपी जो होता है, डायस्टोलिक बीपी मतलब अनुशीतलनीय रक्तचाप, उसको 2 से गुणा करके उसके अंदर प्रकुंचनीय रक्तचाप को जोड़ दो, सिस्टोलिक बीपी को जोड़ दो और 3 का भाग दे दो, तो आपका औसत रक्तचाप या मीन आ जाएगा। एक होता है पल्स प्रेशर। क्या होता है प्यारे दोस्तों? पल्स प्रेशर यहाँ पे लिखा हुआ है। पल्स प्रेशर जो होता है वो बेसिकली सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक होता है। सिस्टोलिक में से अगर हम डायस्टोलिक बीपी को माइनस करते हैं, सिस्टोलिक 120 है, डायस्टोलिक 80 है, तो हमने जब माइनस किया तो ये कितना आ गया? 40। तो ये जो 40 mm ऑफ Hg है ये आपका पल्स प्रेशर है। क्या कहलाता है? ये पल्स प्रेशर कहलाता है। तो एक हो गया मीन आर्टियल प्रेशर और एक हो गया पल्स प्रेशर। मीन आर्टियल प्रेशर वो प्रेशर होता है दोस्त जिस प्रेशर से आपका ब्लड जो है किसी ऑर्गन को सप्लाई होता है। जैसे मैंने बोला कि मेरा बीपी 120/80 है, तो आप पूछेंगे सर किस प्रेशर से ब्लड आपकी बॉडी को सप्लाई होता है? मैंने बोला 120/80, तो आप कहेंगे 120 होगा या 80? मैंने कहा दोनों ही नहीं होगा। तो मैंने बोला वो जिस प्रेशर से सप्लाई होता है वो इस दोनों का मीन प्रेशर होता है। तो इनकी मीन वैल्यू निकाली मैंने और मैं कह सकता हूं कि अगर 120/80 मेरा ब्लड प्रेशर है तो मेरा मीन आ जाएगा 93.33 और इस प्रेशर से ब्लड सप्लाई होता है बॉडी के ऑर्गन को। ये मतलब होता है मीन प्रेशर का। क्लियर है? आर्टरी का एवरेज या मीन प्रेशर बहुत इंटरेस्टिंग है, एग्जाम में सवाल बनते हैं इसको लेके। अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों देखिएगा, डॉक्टर के क्लिनिक में जाने पर रक्तचाप का बढ़ना है। कई मरीजों का बीपी बढ़ा हुआ रहता है, उसको हाइपरटेंशन या साइलेंट किलर के नाम से जानते हैं। अब आप किसी डॉक्टर के क्लिनिक पे गए और आपका बीपी बढ़ गया, वो बीपी बढ़ने का कारण कौन सा है, मतलब उसको कौन सा हाइपरटेंशन का नाम देते हैं? पहला लिखा हुआ है व्हाइट कोड हाइपरटेंशन, गुड हाइपरटेंशन, मेडिकल हाइपरटेंशन, टेक्निकल हाइपरटेंशन। ऑप्शन बड़े मजेदार है, बाकी कुछ भी नहीं है सवाल के अंदर। हाँ, ऑप्शन मजेदार है। जी हाँ, अगर आप क्लिनिक पे जाते हैं और डॉक्टर के कोट को देख के आपका बीपी बढ़ जाता है, इसको व्हाइट कोट हाइपरटेंशन कहते हैं, मेडिकल हाइपरटेंशन नहीं कहते हैं। कुछ रसगुल्लों को तो इसका जवाब मेडिकल हाइपरटेंशन लग रहा है। याद रखना, डॉक्टर के क्लिनिक पे जाने पे मरीज क्या देखेगा? व्हाइट कोट देखेगा। तो इस हाइपरटेंशन में क्या ध्यान देते हैं? व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। ये गुड नहीं है, ये गड़बड़ है और इसको हम मेडिकल या टेक्निकल हाइपरटेंशन नहीं कहते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और आपको ध्वनि सुनाई देना बंद होने पे आता है। बताओ बताओ भाई, बताओ जल्दी बताओ, क्या आंसर होना चाहिए? जवाब लिखे सभी लोग जिन्होंने अभी तक अगरबत्ती नहीं ले गई है, अगरबत्ती लगाए। और हमारे जो 1650-1700 रसगुल्ले हैं, आज आंकड़ा जो है वो 2K का लग जाना चाहिए भाई। पूरा एफर्ट लगाओ, मैक्सिमम लोगों को जोड़ो और अपने आप को भी पूरा कॉन्फिडेंट करो, क्योंकि ऐसी बातें हम पढ़ रहे हैं जो एग्जाम में आपने आएगी
और आप शायद इनको पहली बार ही पढ़ रहे हैं। सवाल तो ऐसे ही आएंगे, लेकिन आप गलत कर जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको सवाल ही समझ में नहीं आएगा, शायद कहना क्या चाहता है ये समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो सेशंस है ये आपको कॉन्फिडेंस कैसे देंगे, आपको चीज़ें समझाने में मदद करेंगे। एग्जाम में एक तो आप सीधा ही जाके क्वेश्चन पढ़ो, और एक रोज 2-2 घंटे जब तक एग्जाम नहीं हो जाता। मान लो हमने 4 महीने पढ़ा, तो एग्जाम 4 महीने की तैयारी अगर करते हैं रोज 2 घंटे, तो कितना हो गया 4 इंटू 30 है ना, 120 घंटे। और ऐसा 4 महीने तक हमने किया, समझ रहे हो? तो लगभग 500 घंटे आपने पहले तैयारी करके आए। अब एक तो किसी ने बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं की और एक किसी ने 500 घंटे की तैयारी की। कौन सफल होगा? जिसने 500 घंटे की तैयारी की। भाई एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि नहीं है? तो यहाँ पे कोरापकोप ध्वनि सुनाई देना, जैसे आप बीपी मॉनिटर करते हैं किसी मरीज का, आपने यहाँ पे कॉफ बांधा और आप यहाँ पे ऑस्कल्टेट करेंगे, और आपने जैसे ही उसको बीपी उसको भरा, मान लो 200-250 तक आपने मरकरी को चढ़ा दिया। अब आप धीरे धीरे उसको लूज करते हैं, उसमें से एयर लीक होता है, तो मरकरी नीचे आता है, नीचे आता है, नीचे आता है, नीचे आता है। एक पॉइंट पे आपको पहला साउंड सुनाई देने लगता है। तो साउंड स्टार्ट टू हियर जब होता है जिस पॉइंट के ऊपर, वो आपका सिस्टोलिक बीपी रहेगा। स्टार्ट टू हियर, सुनाई देना शुरू करना, ये सिस्टोलिक बीपी है। अभी भी सुनाई दे रहा है और सुनाई देना बंद हो जाना, स्टॉप टू हियर। सुनना जैसे ही बंद होते हैं वो डायस्टोलिक बीपी के नाम से जानते हैं। जैसे ही सुनाई देना शुरू होता है 120 होता है, और जैसे ही सुनाई देना बंद हो जाता है 80 पे जाके होता है मरीज का, तो 80 डायस्टोलिक बीपी है। सवाल ने यही बोला है ध्वनि सुनाई देना बंद होने पे क्या आएगा? तो जैसे ही वो स्टॉप होती है मरीज में डीबीपी आता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर आता है, और जैसे ही सुनाई देना शुरू करता है उसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे जवाब रहेगा कोरास्कोप ध्वनि का बंद होना डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का इंडिकेटर है, और इसका चालू होना सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का इंडिकेटर कहलाता है। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति की पल्स रेट होती है, हेल्दी एक एडल्ट के अंदर एक कार्डियक साइकिल जो होता है वो 0.8 सेकंड का होता है। एक हेल्दी एडल्ट में एक कार्डियक साइकिल जो होता है वो 0.8 सेकंड का होता है, और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। वी ऑल नो 60 सेकंड ये फिक्स है, 1 मिनट में 60 सेकंड फिक्स है, और कार्डियक आउटपुट है वो 0.8 सेकंड का होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अब जब हम इसकी बात करें कार्डियक साइकिल या इसकी है ना, सॉरी 60 सेकंड होता है 1 मिनट में, और एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड का होता है। तो अगर हम बात करें टोटल हार्ट रेट कितनी होगी, ये हार्ट रेट ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? टाइम इन सेकंड अपॉन ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल। टाइम इन सेकंड अपॉन ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल, 60 सेकंड अपॉन 0.8, पॉइंट हटा के 0, 600 अपॉन 8, 8 का 7 56, 4 और 0, 8 का 5 40। नॉर्मल हार्ट रेट होती है 75 बीट पर मिनट। नॉर्मल हार्ट रेट कितनी होती है? 75 बीट पर मिनट। सर कैसे किया, समझ नहीं आया। सुनो, आपको हार्ट रेट अगर किसी मरीज का ज्ञात करना है तो आपको 2 बातें पता है ऑलरेडी। हमारा जो हार्ट है, उस हमारी जो ह्यूमन बींग्स है उनके 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। मुझे नहीं पता कि आपके 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि हर ह्यूमन बींग के 60 होते हैं। गाय और भैंस के शायद अलग अलग होते हैं, अलग बात है, लेकिन नॉर्मल हर ह्यूमन बींग के 1 मिनट में कितने सेकंड होता है? 60 सेकंड होता है। इस धरती पे जितने भी इंसान हैं उन सब के, क्लियर है? और उसको हम हमेशा डिवाइड करते हैं कार्डियक साइकिल से। एक कार्डियक साइकिल को पूरा करने में 0.8 सेकंड का समय लगता है। तो जब मैं टोटल सेकंड में, टाइम जो सेकंड में, उनमें कार्डियक साइकिल का भाग दूंगा तो मेरी हार्ट रेट आ जाएगी जो बीट पर मिनट में आएगी। तो यहाँ पे 20 से 40 लिखा हुआ है, 40 से 60 लिखा हुआ है, कोई मतलब नहीं है। और 100 से 140, 100 से ऊपर होती तो टेकीकार्डिया है।
तो सामान्य व्यक्ति में हार्ट रेट कितना हो गया 75। एवरेज पूछा जाए तो 60 से 100 प्रति मिनट। ये सिर्फ यहाँ CHO के ही नहीं, इस बार नॉर्थ सेट के पेपर में भी यही सवाल छपा था और ये सवाल भी लोगों का गलत हुआ था, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस नाम की एक चीज होती है अपने दिमाग के अंदर और वो बहुत खतरनाक है। हम ऐसा समझते हैं कि क्या है, ये तो हार्ट रेट का सवाल है, हमें तो आता है, और हम उस चक्कर में गलत टिका देते हैं। हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि कैसे इसको ज्ञात किया जाता है, एग्जैक्टली हार्ट रेट कितना होता है और फिर जवाब कैसे चूज करना है, याद रह जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो सी बनेगा। ये सब ब्रेडिकार्डिया की रीडिंग है बाकी वाली, और एक टेकिकार्डिया है, और वो जो बीच की रीडिंग है वो नॉर्मल थी। अगला क्वेश्चन, महत्वपूर्ण जीवन चिन्हों के आधार पे इनमें से अधिक महत्वपूर्ण नब्ज है। पॉइंट हटा के क्या किया, पॉइंट हटा के 0 लगाया, पॉइंट हटा के 0 लगा दिया। भाई पहले कितना था 60/0, तो ये पॉइंट हटाया 0 लगा दिया तो 600 हो गया। 8 का 7 56 और 4 0 8 का 5 40। मैं गणित कर रहा हूँ सिर्फ कैलकुलेशन, मैं कोई यहाँ पे आर्यभट्ट वाली गणित नहीं लगा रहा हूँ। ये तो बहुत आसान है कि नहीं है, सिर्फ गणित लगा रहे हैं हम, कोई ओवर थिंग नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना। डी करेक्ट है। अच्छा, बहुत अच्छे। तो पहला है रेडियल, दूसरा है फीमोरल, तीसरा है ब्रेकियल और चौथा है कैरोटिड। जीवन चिन्ह क्या लिखा है, जीवन चिन्ह, महत्वपूर्ण जीवन चिन्ह जो होते हैं उनके आधार पे इनसे अधिक महत्वपूर्ण नब्ज कौन सी है। तो याद रखना, रेडियल पल्स हाथ को सप्लाई करती है, फीमोरल लेग को, और ब्रेकियल जो होती है हैंड के अंदर ही जाती है। पर आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि हमारी बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन और सबसे इंपॉर्टेंट जिंदा रहने वाला जो ऑर्गन रहना चाहिए वो ब्रेन रहना चाहिए। ब्रेन को जो वेसल्स जाती है उसको हम नाम देते हैं कैरोटिड। तो जिंदा रहने के जो चिन्ह है उनमें कैरोटिड बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट है या नहीं है ना। ब्रेन को ब्लड जा रहा है कि नहीं जा रहा है, अगर इसलिए तो बोलते हैं ना, एक एडल्ट के अंदर CPR देने से पहले पल्स चेक करो, वो कैरोटिड में चेक करो। चिल्ड्रन में चेक करना है तो भी कैरोटिड में चेक करो। हालांकि इन्फेंट एज के अंदर हम कैरोटिड में नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बच्चे में यहाँ पे खूब सारे स्किन के फोल्ड पाए जाते हैं। बाकी अगर आपको चिल्ड्रन में पूछे, एडल्ट में पूछे, तो सभी में क्या चेक किया जाता है, कैरोटिड। क्यों कैरोटिड क्यों करते रहते हैं, क्योंकि वो वेसल्स है जो ब्रेन को जाती है, सर्किल ऑफ विलाई बनाती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर सी बनेगा। A, B और D तीनों ही गलत स्टेटमेंट है। अगला है, बच्चों में एक्जिला से लिया हुआ कितना तापमान को बुखार कहते हैं। एक्जिला से लिए हुए तापमान में कितने तापमान को बुखार के नाम से जानते हैं। बच्चों में एक्जिला से लिया हुआ तापमान जिसको बुखार कहेंगे प्यारे दोस्तों। (97, 97.5, 98 और 99). एक्जिला से आपने तापमान लिया, कितने तापमान को बुखार कहेंगे। याद रखना, एक बहुत बेहतरीन सवाल है कि बच्चों में तापमान लेने की मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है। बच्चों में तापमान हमेशा एक्जिला में लिया जाता है। इस दुनिया में जिसका तापमान भी आप एक्जिला से लेते हो उसमें हमेशा 1+ करना पड़ता है जो भी तापमान आता है, क्योंकि एक्जिला में तापमान 1 डिग्री कम आता है। अब बच्चों में आपने एक्जिला में तापमान लिया और जब एक्जिला में तापमान आया वो 99 आया, उसमें 1 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 100, और ये एग्जैक्टली फीवर ही है ना। 98 में 1 जोड़ो तो 99 ही होएगा, वो फीवर नहीं है। तो एक्जिला से जब आप तापमान लेते हो तो 1 डिग्री कम आता है, 1 जोड़ने पे वो पूरा 100 हो जाता है। और 97, 97.5 या 98 जो है ये तो बच्चे में टेम्परेचर नॉर्मल कैटेगरी वाला टेम्परेचर है।
तो आप कंफ्यूज ना हुए इन चीज़ों को लेके। कई लोगों ने सी आंसर लिखा है, 98 वाले को हम बुखार कहेंगे, नहीं 99, और उसमें भी एक जोड़ेंगे तब वहाँ पे 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। टेम्परेचर के बारे में हम पढ़ते हैं बच्चों में, एक्जिला साइट जो है वो मोस्ट कॉमन साइट है, टेम्परेचर लेने का वो साइट रहता है। शरीर में अधिक द्रव इकट्ठा होने को क्या कहते हैं? अगर आपकी बॉडी में द्रव की मात्रा जो है वो अधिक है, आपकी बॉडी में क्या है, अधिक मात्रा के अंदर फ्लूइड है, द्रव है, तो उस अधिक मात्रा होने को कहते क्या है? व्हाट इज द टर्म विच इज यूज? ओरल एरिया से टेम्परेचर लेने पे कोई ऐड या माइनस नहीं करते हैं। रेक्टम से लेते हैं तो एक माइनस करते हैं, एक्जिला से लेते हैं तो एक प्लस करते हैं, इस बात का ध्यान रखें। अगर आपकी बॉडी में अधिक मात्रा में द्रव इकट्ठा हो जाता है, फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, तो उसको हम एनीमिया नहीं कहते हैं। एनीमिया तो हीमोग्लोबिन की कमी है, आरबीसी की कमी है, एनीमिया तो इसको कहते हैं। अच्छा, उसको पायरेक्सिया फीवर को कहते हैं, बुखार को कहते हैं। तो ये एनीमिया नहीं है, पायरेक्सिया नहीं है। ये हेमीप्लेजिया का मतलब होता है हाफ बॉडी का पैरालिसिस, हाफ बॉडी पैरालिसिस, आइदर राइट और आइदर लेफ्ट, आधी बॉडी का पैरालिसिस हो तो उसको बोलते हैं हेमीप्लेजिया। तो ये तीनों ही टर्म यहाँ पे गलत है। सही आंसर क्या है? एडिमा बोला जाएगा जब शरीर में अधिक मात्रा में द्रव जो है वो इकट्ठा हो जाता है, उसको एडिमा कहते हैं। ये एडिमा अलग अलग जगह पे होता है, द्रव अलग अलग जगह पे इकट्ठा होता है। अगर मान लो ये दिमाग में इकट्ठा हो जाए, ब्रेन में, तो उसको बोलते हैं सेरिब्रल एडिमा, सेरिब्रल एडिमा। अगर ये पानी फेफड़े में इकट्ठा हो जाए तो इसको पल्मोनरी एडिमा कहते हैं, फेफड़े के अंदर पल्मोनरी एडिमा, और फेफड़े की साइड की लेयर में तो उसको प्लूरल इफ्यूजन के नाम से जानते हैं। तो पल्मोनरी एडिमा और प्लूरल इफ्यूजन, प्लूरल इफ्यूजन। इसके अलावा एडिमा अगर आपके आई का हो तो उसको बोलते हैं ग्लाउकोमा, और एडिमा अगर कान में हो तो उसको बोलते हैं मैनियस डिजीज। ग्लाउकोमा, मैनियस डिजीज, प्लूरल इफ्यूजन, पल्मोनरी एडिमा और सेरिब्रल एडिमा। अगर पेट में पानी भर जाए उसको बोलते हैं एसाइटिस। क्या बोलते हैं? एसाइटिस। हार्ट के चारों तरफ भर जाए उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल इफ्यूजन, पेरिकार्डियल इफ्यूजन। अलग अलग जगह पे अलग अलग एडिमा, अलग अलग तरह के इफ्यूजन यहाँ पे देखने को मिलते हैं दोस्तों। ब्रेन में सेरिब्रल एडिमा, लंग्स में पल्मोनरी एडिमा, प्लूरल इफ्यूजन, ग्लूकोमा आँख के अंदर, मैनियस डिजीज कान में, पेरिकार्डियल इफ्यूजन हार्ट के अंदर, आपके एब्डोमिनल एरिया में एसाइटिस, है ना। तो पेरिफ्री में हो, अगर लेग के अंदर हो तो उसको पेडल एडिमा कहते हैं। क्या कहते हैं? पेडल एडिमा। तो जहाँ पे भी फ्लूइड इकट्ठा हो जाए, द्रव इकट्ठा हो जाए, उसके लिए वर्ड यूज होगा एडिमा। एडिमा की अलग अलग जगह होती है हमारी बॉडी में। इस एडिमा में एक बड़ा नाम होता है जनरलाइज एडिमा, याद रखना। इस एडिमा में एक बड़ा नाम होता है जनरलाइज एडिमा। बहुत अच्छे, सभी लोगों ने बिल्कुल सही से रेस्पॉन्ड किया है, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को कर रहे हैं। और सभी लोग जो है, जितने भी हमारे 1750 रसगुल्ले हैं, आज टारगेट हमने 2K का बना रखा है। तो आंकड़ा नया लग जाना चाहिए, ध्यान रखना, याद रखना, आंकड़ा जो है वो नया लग जाना चाहिए। टारगेट ये है हमारा, और एक जोश और उत्साह दिखाना। एक बार आपको 7:22 हुए हैं और 8 मिनट में 7:30 बजे ये नया आंकड़ा पहुंच जाना चाहिए। पूरा एक बार दमखम लगाओ और देखते हैं इस युवा जोश में कितना ताकत है। ये जो हमारे जो शेर है, उत्कर्ष के शेर है, ये शेर कितना जबरदस्त कर पाते हैं। और जिन्होंने अगरबत्ती नहीं लगाई है, एक बार उत्साह के साथ में अगरबत्ती लगाइए, महाकाल को याद करें, अपनी जिंदगी में सफलता की आस करें। सुबह सुबह की जो माहौल होता है उसके अंदर भगवान भी खुश रहते हैं। हम सब एक जुनून के साथ में जब पढ़ते हैं तो भगवान भी हमारे साथ होता है। भगवान क्या है? भगवान एक विश्वास है, और ये विश्वास कब पैदा होता है? जब हम खुद पे विश्वास दिखाते हैं। हम अगर मरे हुए माइंड के साथ में पढ़ेंगे, अंदर विश्वास ही नहीं है, अगर नेगेटिविटी है अंदर भरी हुई, ऐसा नहीं होता है, ऐसा लगेगा तो कभी भी नहीं होगा दोस्त। अंदर से एक आवाज़ हमेशा पैदा रखनी है कि आसान है, और अपने अंदर ये बोलने की आदत लाओ। अंदर से खुल जाओगे आप पूरी तरीके से जब आप चीज़ों को ऐसा बोलने लगोगे कि ये तो आसान है, और फिर आप बहुत ज़बरदस्त तरीके की स्टडी कर पाओगे। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। जनरलाइज एडिमा को हम क्या कहते हैं? तो हम इसको
हेमीप्लेजिया नहीं कहते हैं, ये तो हाफ बॉडी का पैरालिसिस है। याद रखना दोस्तों, एक होता है मोनोप्लेजिया, एक होता है डाइप्लेजिया, एक होता है पैराप्लेजिया, एक होता है हेमीप्लेजिया। यहां पे मोनोप्लेजिया जो होता है वो अगर कोई एक सिंगल लिम्ब, मोनोप्लेजिया का मतलब होता है अगर एक सिंगल लिम्ब का अगर पैरालिसिस हो जाए, सिंगल लिम्ब का पैरालिसिस हो जाए उसको मोनोप्लेजिया कहते हैं, सिंगल लिम्ब का पैरालिसिस हो जाए। डाइप्लेजिया और पैराप्लेजिया दो वर्ड लिखे हैं दोस्तों। डाइप्लेजिया और पैराप्लेजिया का मतलब होता है कि किसी भी दो एक्सट्रीमिटीज का जो कि सेम होने चाहिए, है ना, पैरालिसिस ऑफ टू लिम्ब, पैरालिसिस ऑफ बोथ लिम्ब, अपर और लोअर। यहां पे क्या लिखा हमने, पैरालिसिस ऑफ बोथ लिम्ब, आइदर बोथ अपर लिम्ब और आइदर बोथ लोअर लिम्ब, इसको हम पैराप्लेजिया या डाइप्लेजिया कहते हैं। दो लिम्ब होंगे लेकिन वो सेम होंगे, जैसे मेरे दोनों हाथों का पैरालिसिस है, ये अपर पैराप्लेजिया है, दोनों पाँव का है तो लोअर पैराप्लेजिया है। लेकिन अगर मैं बात करूं दोस्तों कि हेमीप्लेजिया, तो हेमीप्लेजिया का मतलब होता है हाफ बॉडी पैरालिसिस। हाफ बॉडी पैरालिसिस के अंदर, पैरालिसिस के अंदर अपर या लोअर नहीं होता है, राइट या लेफ्ट होती है। बॉडी को दो भाग में बांटते हैं, या तो राइट हेमीप्लेजिया होगा या लेफ्ट हेमीप्लेजिया होगा। राइट बॉडी का पैरालिसिस होगा या लेफ्ट बॉडी का पैरालिसिस होगा, हाफ बॉडी का पैरालिसिस होता है। तो यहाँ पे मोनोप्लेजिया सिंगल लिम्ब होगा, डाइप्लेजिया या पैराप्लेजिया जो होता है वो अपर या लोअर होगा, और हेमीप्लेजिया जो है वो आधी बॉडी का पैरालिसिस होगा, जो राइट हेमीप्लेजिया हो सकता है या लेफ्ट हेमीप्लेजिया हो सकता है। और एक प्यारे दोस्तों क्वाड्रिप्लेजिया टर्म आता है, यहाँ पे क्या आता है, क्वाड्रिप्लेजिया। और क्वाड्रिप्लेजिया का मतलब होता है कि चारों लिम्ब का, चारों जो एक्सट्रीमिटीज है उनका पैरालिसिस हो जाना क्वाड्रिप्लेजिया कहलाता है, ऑल फोर एक्सट्रीमिटीज। एक यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एनीमिया। एनीमिया का मतलब है रक्त, हीमोग्लोबिन और आरबीसी का कमी, और ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई, सिंपल मतलब है एनीमिया। और एक प्यारे दोस्तों लिखा है मैलिग्नेंसी, इसको हम बोलते हैं कैंसर। मैलिग्नेंसी को क्या बोलते हैं, कैंसर। कई मरीजों को कैंसर होता है। कैंसर के दो टाइप होते हैं, मैलिग्नेंसी या कैंसर जो है उसके दो टाइप होते हैं। कैंसर एक तो प्यारे दोस्तों होता है बेनाइन, बेनाइन, और एक होता है मैलिग्नेंट। ये तो बात मैलिग्नेंट की हो रही है, पर मैलिग्नेंट से पहले की एक स्टेज बेनाइन भी होती है, और जिसमें प्री कैंसरस लीजन होता है ये बेसिकली, और ये स्प्रेड नहीं होता है। लेकिन जो मैलिग्नेंसी होती है, ये जो कैंसर होता है हमारा मैलिग्नेंट कैंसर, इसकी स्प्रेडिंग बड़ी फास्ट होती है ना। ये ब्लड के थ्रू, लिम्फ के थ्रू, डायरेक्ट डिफ्यूजन से फास्ट तरीके से स्प्रेड आउट होता है। लेकिन एनासार का जो है वो अलग ही है। एनासार का जो है इसको हम बोलते हैं जनरलाइज एडिमा। आपकी बॉडी में लगभग पूरी बॉडी में एडिमा हो जाए, ऐसे होने के बहुत सारे कारण हैं, जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया, आपका हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया जिसमें मिक्स एडिमा हो रहा है मरीज को, ऐसे कारण बनते हैं जनरलाइज एडिमा के होने के। तो पूरी बॉडी एडिमेटस होती है जनरलाइज एडिमा के अंदर, याद रह जाएगा। हाँ, बेनाइन और मैलिग्नेंट दो तरह के ट्यूमर होते हैं, बिल्कुल सही बात है। और दोनों ट्यूमर जो है वो अलग अलग तरीके के वहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, अलग अलग तरीके के इनके कैरेक्टर होते हैं। अगला क्वेश्चन, लीवर सिरोसिस में जनरलाइज एडिमा थोड़ा कम होता है, उसमें एसाइटिस होता है। जनरलाइज एडिमा ज़्यादातर हाइपोप्रोटीनीमिया में होता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में होता है। हार्ट फेलियर के अंदर भी थोड़ा कम होता है, क्योंकि उसमें डिपेंडेंट एडिमा होता है, तो लेग में ज़्यादा एडिमा होता है हार्ट फेलियर में। पर हाँ, जनरलाइज एडिमा होता है। हाइपोथायरॉयडिज्म में जो मिक्स एडिमा होता है वो भी जनरलाइज एडिमा का ही टाइप है। अगला है हाइपोकैलेमिया, है रक्त में पोटेशियम की मात्रा 3.5 से कम, 4 से 4.5, 4.5 से 5 और 5 से जो है ज़्यादा। क्या आंसर होना चाहिए प्यारे दोस्तों, किसको बोलेंगे हम जो है आपका वहाँ पे हाइपोकैलेमिया? पाँच से ज़्यादा। तो नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल जो होता है दोस्तों, वो हमने पढ़ा था कि 3.5 to 5.1 होता है ना।
और अगर मैं इस पोटेशियम की बात करूं 3.5 टू 5.1, तो अगर ये 3.5 से कम है उसी को हम किस नाम से जानेंगे? हाइपोकैलीमिया। अगर ये 5.1 से ज़्यादा है ना, मोर है, तो इसको हम नाम देते हैं हाइपरकैलीमिया। एक हो गया हाइपोकैलीमिया, एक हो गया हाइपरकैलीमिया। हाइपरकैलीमिया तब जो इससे ज़्यादा है और हाइपो जो है इससे कम वाले को हम बोलेंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ये बनेगा। अगला है एबीजी में सामान्य CO2। एबीजी में सामान्य CO2 जो होती है प्यारे दोस्तों, ये सामान्य CO2 कितनी होती है एबीजी के अंदर? अब सभी लोग जवाब लिखेंगे सामान्य CO2 इन एबीजी। यूनिट जो होती है ना वो हमेशा मिलीकुलेंट पर लीटर ही होती है। इसको एम मोल पर लीटर भी लिख सकते हैं, ये कोई समस्या नहीं है, इसमें कभी कंफ्यूज मत होइएगा। यूनिट जो होती है वो एम मोल पर लीटर और मिलीकुलेंट पर लीटर होती है, दोनों ही सही है। तो कई सोच रहे हैं इसमें एम मोल लिखा है, सर ने मिलीकुलेंट लिख दिया, यूनिट में कहीं ना कहीं गड़बड़ लग रहा है हमें। कोई गड़बड़ नहीं है, दोनों सेम ही है। कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, हाथ का फर्क है, कान तो सेम ही है। ऐसा पकड़ने से ये बायां कान दायां कान नहीं बन जाएगा, बायां ही रहेगा। ऐसे पकड़ेंगे तो भी ये बायां ही रहेगा। हाथ का फर्क है, तरीके का फर्क है, नाम का फर्क है। CO2 का बताना है। एबीजी करते हैं। एबीजी का मतलब होता है आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस। एबीजी का मतलब होता है आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस, ब्लड गैसेज एनालिसिस। और इस एनालिसिस को जब हम करते हैं आर्टीरियल ब्लड गैसेज एनालिसिस को, तो हम रेडियल से सैंपल लेते हैं, रेडियल आर्टरी से सैंपल लेते हैं। और ये जो सैंपल है रेडियल आर्टरी से हम लेंगे आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस करने के लिए। तो 3 वैल्यू यहाँ पे हमेशा देखते हैं एनालिसिस के अंदर, है ना, 3 वैल्यू। एक तो आपका रहेगा पीएच, दूसरा आपका रहेगा PCO2 और तीसरा है बाइकार्बोनेट। अब देखो अगर मैं नॉर्मल पीएच की बात करूं तो ये होता है आपका 7.35 से 7.45। अच्छा, इसका कोई यूनिट नहीं होता, ध्यान रखना। CO2 जो होता है वो 35 से 45 mm ऑफ Hg इसका यूनिट रहता है हमेशा। और बाइकार्बोनेट जो रहते हैं इसका 22 से 27 और यूनिट वही है मिलीकुलेंट पर लीटर, मिलीकुलेंट पर लीटर। तो एक पीएच हो गया, एक PCO2 हो गया और एक बाइकार्बोनेट हो गया। आप सैंपल ले लो रेडियल आर्टरी से और एबीजी मशीन के अंदर, एबीजी एक मशीन आती है और उस मशीन में ब्लड देंगे तो ये मशीन जो है प्रिंट करके देगी रिपोर्ट। समझ रहे हो बात को? आपने आर्टरी से सैंपल लिया, रेडियल आर्टरी से एबीजी मशीन में उस सैंपल को दिया, मशीन ने रिपोर्ट प्रिंट करके दिया और रिपोर्ट में इन 3 बातों को आपको देखना है। सवाल ने ये बोला कि इन 3 बातों में CO2 नॉर्मल कितनी होगी, तो 35 से 45 mm ऑफ Hg जो है ये नॉर्मल CO2 होगी। ये सब कम है, 10 से 15, 20 से 25, 25 से जो है 35। नॉर्मल CO2 जो है अगर 35 से कम है, ये और ये और ये, तो कंडीशन जो है वो रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस की डेवलप होती है। कौन सी होती है? रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस। तो ये जो CO2 है इसका कम होने पे पीएच बढ़ जाता है, इसको रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस कहते हैं। और अगर CO2 ज़्यादा होती है, पीएच कम होती है, इसको एसिडोसिस कहेंगे। लेकिन नॉर्मल कितना होता है ये आपको पूछे तो 35 से 45 mm ऑफ Hg। एल्कोलोसिस जब भी होगा तब ये ज़्यादा हो जाएगा, इससे ज़्यादा, और एसिडोसिस जब भी होगा तब ये पीएच कम में आ जाएगा। तो CO2 और पीएच एक दूसरे के उल्टा चलते हैं। मैंने बोला अगर CO2 कम आ गया, CO2 आपका जो है वो कम आ गया तो पीएच हमेशा बढ़ जाएगा, और CO2 अगर आपका ज़्यादा आ गया तो पीएच हमेशा कम हो जाएगा। ये बात आपको कॉन्स्टेंटली याद रखना है। यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो 35 से 45 mm ऑफ Hg हो जाएगा प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अब मान लो मैंने बोला किसी का पीएच गड़बड़ हो गया और वो एसिडिक हो गया, तो एसिडिक पीएच को ट्रीट करने के लिए क्या करेंगे? एसिडिक पीएच को ट्रीट करने के लिए सभी लोगों को जवाब लिखना है भाई। देखो
धीरे नहीं चलना चाहिए कमेंट बॉक्स। हाँ हाँ, और पढ़ाई करनी है, हताई नहीं करनी है। कुछ लोग, जब मैं ज़्यादातर इस पे लिखने पे फोकस करूँगा तो आपको भी समझना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनना है और लिखने पे फोकस करना है। छोटे छोटे सवाल है, एग्जाम में आएंगे। तो जब एसिडोसिस होता है तो उसकी दवाई होती है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये एल्कलाइजर है। एसिडोसिस की दवाई क्या रहेगी? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम ग्लूकोनेट नहीं, पोटेशियम ग्लूकोनेट नहीं और मैग्नीशियम सल्फेट नहीं। कौन सी दवाई काम में लेंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट। ये एसिडोसिस को ठीक करने वाली दवाई मानी जाती है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ग्लासगो कोमा स्केल में अधिकतम अंक है 3, 8, 10 और 15। अधिकतम अंक कितने हैं प्यारे दोस्तों ग्लासगो कोमा स्केल में? सभी लोग जवाब लिखे। अधिकतम अंक इन ग्लासगो कोमा स्केल। हाँ, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट ही होता है। केमिस्ट्री बड़ी तगड़ी है रसूलों की, है कि नहीं है? हाँ, अभी तगड़ा क्या करना है? ये सारे सब्जेक्ट तगड़े करने हैं। अब केमिस्ट्री की तो बात गई, NaHCO3 जो है वो तो गया, है कि नहीं है? ग्लासगो कोमा स्केल, सबसे पहले तो क्या स्केल है ये आपको पता होना चाहिए। ग्लासगो कोमा स्केल है क्या सर? ग्लासगो कोमा स्केल जो है वो नर्वस सिस्टम में काम में लेते हैं। किस में काम में लेते हैं? नर्वस सिस्टम में। नर्वस सिस्टम में क्या करते हैं स्केल से? नर्वस सिस्टम में लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस का पता लगाने के लिए, क्या लगाने के लिए? असेस दी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। असेस दी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, इसका पता लगाने के लिए जो स्केल काम में लिया जाता है उसको ग्लासगो कोमा स्केल कहते हैं। ये जो स्केल होता है इसके 3 कंपोनेंट है। कितने कंपोनेंट है? 3 कंपोनेंट है। ई, वी और एम लिखते हैं। आई रेस्पॉन्स एक कंपोनेंट है इस ड्रग का। वर्बल रेस्पॉन्स 2 कंपोनेंट है, वर्बल रेस्पॉन्स, और मोटा रेस्पॉन्स तीसरा कंपोनेंट है। ध्यान रखें, यहां पे 3 कंपोनेंट हमने लिखे, आई, वर्बल और मोटर। EVM इसको मैं लिखता हूं। आई में 0 मिनिमम मार्क्स जो है वो 1 हो सकता है और मैक्सिमम 4, 0 कभी भी नहीं होगा किसी कंपोनेंट में। वर्बल जो है उसमें मिनिमम 1 मैक्सिमम 5 और मोटर में मिनिमम 1 और मैक्सिमम 6, है कि नहीं है? आई रेस्पॉन्स में मिनिमम 1 मैक्सिमम 4, वर्बल में मिनिमम 1 मैक्सिमम 5, मोटर में मिनिमम 1 मैक्सिमम 6। अगर हम इन सभी कंपोनेंट को जोड़ें 1, 2 और 3 तो मिनिमम हो जाएगा 3 और मैक्सिमम जोड़े 5 और 4 9 और 6 15 तो मैक्सिमम हो जाएगा 15। अब आपको कभी भी मिनिमम पूछे तो 3 है, मैक्सिमम पूछे तो 15 है। यहाँ पे मैक्सिमम पूछा है, अधिकतम का मतलब होता है मैक्सिमम, है ना? तो मैक्सिमम पूछा है तो कितना होगा? 15। मिनिमम पूछते तो कितना होता है? 3। स्केल कहाँ से कहाँ है? 3 से 15। तो 3 जो है वो क्या है? मिनिमम है। तो सर ये 8 और 10 क्या है? 8 और 10 का मरीज अनकॉन्शियस तो है पर कोमा में नहीं है। हमने बोला अगर इस स्केल का नंबर 7 और 7 से कम आ जाए तो मरीज किसके अंदर चला जाता है? कोमा के अंदर चला जाता है। 7 और 7 से कम होने पे कोमा बोलते हैं। 8 और 10 है तो अभी तक बढ़िया ही है ना? और 3 जो है वो मिनिमम है, जो नॉर्मली होता नहीं है, होवे तो कोमा में है। और 10 जो है वो सबसे अच्छा है, 10 ठीक है और 15 सबसे अच्छा है। और 15 का मतलब हो गया मैक्सिमम स्कोर है। मैक्सिमम पूछा है तो 15 है। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस की स्केल है, नाम देते हैं ग्लासगो कोमा स्केल। और अनकॉन्शियस मरीज में ये काम में लिया जाता है। अब एक और सवाल है अनकॉन्शियस मरीज से। अचेत रोगी में नर्स को कम से कम कितनी बार रोगी के दांत साफ करने चाहिए? बेहोश मरीज है, एक दिन में कितनी बार दांत साफ करेंगे बेहोश मरीज के अंदर? एक दिन में कितनी बार दांत साफ करेंगे एक बेहोश मरीज के अंदर? जवाब लिखिएगा दोस्तों। तो 8 से कम 7 ही होता है प्यारे मित्र, है ना? 7 और 7 से कम कहते हैं हम। देखो मैं इसको ऐसे लिखूं या लेस देन 8 लिखूं एक ही बात है, ध्यान रखना। 8 से कम लिखूं या 7 और 7 से कम लिखूं एक ही बात है। तो एग्जैक्ट 8 नंबर है वो वैसे भी कोमा नहीं है। एग्जैक्ट 8 नंबर कोमा नहीं है, ध्यान रखना। 8 से कम, 8 से कम मतलब 7 और 7 से कम, तो 7 वाला कोमा है।
8 नहीं है, ऐसे बोलना चाह रहे हैं हम। कंफ्यूज इतना नहीं होइएगा, कंफ्यूज होगे तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। हाँ, अनकॉन्शियस मरीज में कितनी बार रोगी के दांत साफ करने चाहिए? प्रतिदिन 2 बार, 4 बार, 7 बार, 8 बार। इससे इजी सवाल क्या हो सकता बताओ। और ये भी अगर गलत हो रहा ना तुम्हारा, तो ये जितने भी सो रहे हैं ना चद्दर ओढ़ के, है ना, मैं पहले बता रहा हूं कि अगर आप इतना कंफर्ट में खुद को रखोगे तो कैसे होगा बताओ। तो भाई उठ के जाग के चेयर पे बैठ के पेन हाथ में लेके पढ़ाई करो। ये कौन सा तरीका पढ़ने का? अगर आप ईयरफोन डाल के ना ये पढ़ रहे हो, ये तरीका नहीं है भाई। दिस इज नॉट द राइटेस्ट वे टू क्रैक द एग्जाम, है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये बहुत इजी सवाल है। अगर हम किसी भी लोगों में बात करें, दांत साफ करने की बात करें, बाय डिफॉल्ट ही रूल है कि सुबह और शाम, सुबह उठने के बाद में, शाम को सोने से पहले। ऐसा नहीं सुबह उठने से पहले और शाम को सोने के बाद में। तो उठने से पहले दांत साफ कैसे करोगे? कई लोग, मैंने एक बार एक बच्चे को पूछा 2 बार कब करना चाहिए, कि सर सुबह उठने से पहले और रात को सोने के बाद। तो दोनों बारी नींद में करोगे क्या? नहीं। तो क्या तरीका होता है? सुबह उठने के बाद, रात को सोने से पहले। इसको बोलते हैं 2 बार, और ये होना चाहिए प्रतिदिन। अब अनकॉन्शियस मरीज के हम दांत साफ करते हैं और हमारे खुद के हम खुद ही करते हैं। तो जब आप दांत साफ करते हैं अनकॉन्शियस मरीज में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई इनको कितनी बार करना है। कोई उनको 4 बार, 7 बार, 8 बार, ये कोई तरीका नहीं है। इतनी बार कराने का नीड नहीं है, 2 बार बहुत है। क्लियर है? बेहोश हो गया तो आपको कराना पड़ेगा, इतना ही कंसेप्ट है। बाकी कंसेप्ट वही रहेगा कि 2 ही बार दांत साफ होते हैं। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस जो है, इनकॉन्टिनेंस का मतलब होता है बूंद बूंद करके बार बार पेशाब का आना। यह अधिकतर कौन सी उम्र के अंदर देखने को मिलता है? बूंद बूंद करके बार बार पेशाब आना यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है। तो आपको यह बताना है कि कौन से मरीज में मिलता है ज्यादातर, कौन से पेशेंट में अधिकतर मिलेगा यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस प्यारे दोस्तों। इनकॉन्टिनेंस बच्चों में, वयस्क व्यक्तियों में, गर्भवती महिलाओं में, वृद्ध में। मैक्सिमम लोगों ने डी आंसर लिखा है, 50-50 है। कुछ लोगों ने ए आंसर लिखा है, कुछ को सी लग रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो, अगर मैं एडल्ट की बात करूं तो उसमें इनकॉन्टिनेंस कॉमन नहीं है कि ज्यादा इनकॉन्टिनेंस एडल्ट को होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनकॉन्टिनेंस का मतलब होता है ड्रिबलिंग, बार बार यूरिन आना। तो आपका जो ये है आपका किडनी, और किडनी के बाद में आपका ब्लैडर है, और ब्लैडर के बाद में आपका यूरेथ्रा है। अब इस यूरेथ्रा में यहां पे एक ग्लैंड होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड। दोनों साइड में होती है। और मान लो किसी कारण से मतलब टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होने से उम्र के साथ में ओल्ड एज में इसकी क्या हो जाती है? हाइपरट्रोफी। और जब प्रोस्टेट ग्लैंड की हाइपरट्रोफी होती है तो यहां पे क्या होगा? रुकावट, नैरो हो जाएगा यूरेथ्रा। नैरो हो जाएगा यूरेथ्रा। और जब यूरेथ्रा नैरो हो जाएगा तो ब्लैडर जो है वो खाली कहां होएगा? और होएगा तो भी ड्रिबलिंग होएगी वहां पे। इसको क्या बोलते हैं? ड्रिबलिंग। और ड्रिबलिंग जो है, इसमें बूंद बूंद करके यूरिन आ रहा है, ड्रिबलिंग वहां पे देखने को मिलेगी। और ऐसा ओल्ड एज में होता है, याद रखना। क्योंकि ये जो बीमारी है जिसको हम यहाँ पे नाम दे रहे हैं, ये बीपीएच है, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। और इसकी वजह से पेशाब के मार्ग में रुकावट पैदा होती है, और इसकी वजह से बच्चा थोड़ा थोड़ा करके बार बार यूरिन करता है। इसको ड्रिबलिंग कहते हैं। तो यहाँ पे मोस्टली ये कौन सी एज में होता है? ओल्ड एज में। ये बीपीएच बच्चों में नहीं होगा, वयस्क में नहीं होगा, गर्भवती महिला में नहीं होगा। गर्भवती महिला को गर्भवती के दौरान पेशाब बार बार लगता है, इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जिसके होने का कारण है ग्रेविड यूट्रस का प्रेशर, है ना, बार बार। ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है, फिर नहीं होता है। और वयस्क व्यक्ति जो होते हैं उनमें तो नॉर्मली नहीं होता है। बच्चों में जो है
वो होता है वो इनकॉन्टिनेंस की कैटेगरी में नहीं आता है, क्योंकि बच्चों में इनवॉलंटरी पासेज ऑफ यूरिन है, क्योंकि उनका स्फिंक्टर का कंट्रोल नहीं आया। तो उनके तो स्फिंक्टर कंट्रोल नहीं है, इसलिए वो इनवॉलंटरली यूरिन पास कर रहे हैं, वो इनकॉन्टिनेंस नहीं है। बच्चों में जो होता है वो इनवॉलंटरली यूरिन पास हो रहा है, इनवॉलंटरली। इनवॉलंटरली पास ऑफ यूरिन जो है वो बच्चों में देखने को मिलता है, जिसको हम यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस नहीं कहते हैं। इनकॉन्टिनेंस में हमेशा रुकावट की वजह से होता है। इनकॉन्टिनेंस दो तीन चार तरह के होते हैं। एक इनकॉन्टिनेंस होता है अर्ज इनकॉन्टिनेंस, एक होता है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, एक होता है आपका जो है ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। अर्ज इनकॉन्टिनेंस, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस, अर्जेंसी है ना, इसमें होता है अर्जेंसी। ये ज्यादातर न्यूरोजेनिक ब्लैडर की वजह से होता है। न्यूरोजेनिक ब्लैडर की वजह से कई बार हमें यूरिनरी अर्जेंसी होती है और हमें भाग के यूरिन जाना पड़ता है, और जब तक मरीज बाथरूम तक पहुंचता ही नहीं है, इतना ज़्यादा इरिटेशन होता है ब्लैडर में कि भागा बाथरूम तक पहुंचा ही नहीं, उससे पहले ही यूरिन आ गया। इसको हम किस नाम से जानते हैं? यूरिनरी अर्जेंसी। दूसरा स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस जो होता है दोस्तों, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, इसके अंदर जो है यूरिन जो लगने का रीजन है वो है स्ट्रेस। और ये कौन सा स्ट्रेस है? स्ट्रेस कौन सा होता है? कफिंग, स्नीजिंग। प्रेगनेंसी के दौरान नहीं, प्रेगनेंसी के बाद में एब्डोमिनल मसल या पेल्विक मसल के वीक होने की वजह से प्रेग्नेंट लेडी आफ्टर पार्टूशन अगर कॉफ, स्नीज वगैरह करती है तो उसको यूरिन लीक हो जाता है कपड़ों में, इसको स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। और ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस जो है, ब्लैडर जब यूरिन से भरा हुआ रहता है और भरे हुए ब्लैडर के अंदर जब एक बूंद भी ऊपर से और ऐड होती है तो उसका एक बूंद बाहर आ जाता है ना। ये जैसे ब्लैडर है और ये पूरा भर गया है यूरिन से, और अब एक बूंद आएगा तो एक बूंद बाहर आ जाएगी, इसको हम ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। पूरे भरे हुए ब्लैडर से ओवरफ्लो हो रहा है। तो एक अर्ज इनकॉन्टिनेंस होता है, एक स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होता है, एक ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस होता है। अलग अलग तरह के इनकॉन्टिनेंस है। ज़्यादातर ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ब्लैडर भरा हुआ रहना, पूरे ब्लैडर का खाली नहीं होना और एक बूंद बूंद करके पेशाब का आना, इसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ड्रिबलिंग बोलते हैं, और ऐसा बीपीएच में देखने को मिलता है। ओवरफ्लो ज्यादातर कपिंग स्नीजिंग से नहीं होता है, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होता है कपिंग स्नीजिंग से। ओवरफ्लो जो है वो पूरा ब्लैडर भर गया है और यूरिन बनता है तो बाहर आ जाता है, इसको ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस जो होता है इसका सबसे अधिक मिलने वाला कारण कौन सा है, क्यों होता है? मोस्ट कॉमन जो है वो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है। और पार्टूशन के बाद में जो महिलाएं हैं उनका कंप्लेन रहता है कि साहब वो कफिंग या स्नीजिंग करती है तो भी कपड़ों में पेशाब लीक हो जाता है। ये उनका एक कॉमन कंप्लेन है। तो यहाँ पे सवाल इसी से संबंधित है। ये जो इनकॉन्टिनेंस है इसका सबसे अधिक मिलने वाला कारण क्या है? डेट्रोसोर मांसपेशी का शिथिल होना। डेट्रोसोर मांसपेशी जो होती है प्यारे दोस्तों, वो ब्लैडर की मसल है, यूरिनरी ब्लैडर की मसल है। और ये जो ब्लैडर की मसल है डेट्रोसोर, ये अगर शिथिल हो जाएगी तो ब्लैडर जो है वो एटोनिक हो जाएगा। एटोनिक ब्लैडर जो है वो यूरिन से भर जाएगा, और यूरिन ब्लैडर में भर जाना रिटेंशन ऑफ यूरिन कहलाता है। रिटेंशन ऑफ यूरिन, ब्लैडर पूरा यूरिन से भर जाना यूरिनरी रिटेंशन कहते हैं, इनकॉन्टिनेंस नहीं कहते हैं। डेट्रोसोर मांसपेशी का अधिकतम कार्य करना। जी हाँ दोस्तों, डेट्रोसोर मांसपेशी जो ओवर एक्टिव होती है और जब ज़्यादा कार्य करती है तो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होगा। डेट्रोसोर मसल जब हाइपरटोनिक होती है, जब वो एटोनिक हो जाएगी, शिथिल हो जाएगी, तब तो यूरिन रिटेंड होगा, यूरिन अंदर भरेगा। डेट्रोसोर मसल जब ज़्यादा काम करेगी, एक बूंद पेशाब बनते ही उसको निचोड़ लेती है, इसको हम बोलते हैं ओवर एक्टिव। ओवर एक्टिव हो गई है और ये ब्लैडर हो गया पूरा। डेट्रोसोर मसल मतलब ब्लैडर। तो जब यूरिनरी ब्लैडर ओवर एक्टिव हो जाता है ना, डेट्रोसोर मसल ओवर एक्टिव हो जाती है, तब यूरिन बार बार बूंद बूंद करके आता है और इसको हम यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। ओवर एक्टिव ब्लैडर मास, डेट्रोसोर मसल। डेट्रोसोर मांसपेशी में संक्रमण, इसको हम यूटीआई बोलते हैं और सिस्टाइटिस बोलते हैं। उससे इतना ज़्यादा इनकॉन्टिनेंस का मेन कारण नहीं है वो,
डेड टू सोर मांसपेशी का लकवा हो जाना, तो लकवा होगा तो अगेन टोन चली जाएगी, तो ये कंडीशन फिर एटोनिक हो जाएगी, तो ये भी जवाब नहीं बनेगा। एटोनिक वाले केस में नहीं होगा, ये तो तभी होगा जब ओवर एक्टिव ब्लैडर होगा, हाइपरटोनिक ब्लैडर होता है, हाइपर रिफ्लेक्सिक ब्लैडर है। हाइपरटोनिक और हाइपर रिफ्लेक्सिक ओवर एक्टिव ब्लैडर है, और थोड़ा सा अंदर यूरिन भरता है तो यूरिन लीक हो जाता है, ऐसा यहाँ पे देखने को मिलता है डेट्रोसोर मसल के द्वारा ब्लैडर के अंदर। वीजिंग अधिक कब सुनाई देता है? इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन दोनों में बराबर, किसी में भी नहीं। वीजिंग अधिक कब सुनाई देता है दोस्तों? वीजिंग पहला है इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन दोनों में बराबर, किसी में नहीं। पहले तो आपको पता होना चाहिए वीजिंग क्या होता है। तो वीजिंग एक म्यूजिकल साउंड है, म्यूजिकल साउंड है जो कि ब्रोंकोस्पाज्म की वजह से आता है, ब्रोंकोस्पाज्म की वजह से आता है। और ब्रोंकोस्पाज्म अस्थमा की एक बीमारी है, अस्थमा एक बीमारी है जिसमें होता है ब्रोंकोस्पाज्म। ब्रोंकोस्पाज्म का मतलब होता है इसकी स्पाज्मोटिक ब्रोंकाई या ब्रोंकस, स्पाज्मोटिक ब्रोंकस जो होता है इसको ब्रोंकोस्पाज्म कहते हैं। अब प्यारे दोस्तों सिंपल तरीके से समझे कि आपका जो रेस्पिरेटरी पाथवे है उसमें ब्रोंकाई अगर स्पाज्मोटिक हो जाते हैं, ब्रोंकाई के अंदर अगर स्पाज्म होता है, मरीज सांस अंदर लेगा तब उसको कोई दिक्कत नहीं है, जब वो सांस को निकालेगा तो उसको म्यूजिक बजेगा। आपने कभी विसल बजाई हो तो आप क्या करेंगे, फूंक मारते हैं, फूंक उस विसल में ऐसे ऊपर खींचते हैं, तब ज़्यादा तेज आवाज़ नहीं आती है, आएगी आवाज़ लेकिन इतना तेज नहीं आएगी। लेकिन जब आप फूंक मारेंगे तो पिपाड़ी बजेगा कि नहीं बजेगा। तो जब भी आप एक्सपीरेशन करते हैं, इंस्पिरेशन में नहीं, जब भी आप क्या करते हैं एक्सपीरेशन करते हैं, फूंक बाहर निकालते हैं, है ना, बाहर की तरफ हवा निकालते हैं, तब आवाज़ आती है, क्योंकि वहाँ पे रास्ता छोटा हो चुका है। इसको ब्रोंकोस्पाज्म के नाम से जानते हैं। ब्रोंकोस्पाज्म अस्थमा में होता है और एयरवे जो है वो नैरो हो जाते हैं। इनकी ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है वो हमेशा ब्रोंकोडायलेटर होती है, याद रखना। इसकी ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है वो हमेशा कौन सी रहेगी, ब्रोंकोडायलेटर रहेगी। और ब्रोंकोडायलेटर कौन सी काम में ली जाती है, तो इसका एग्जाम्पल है सालबुटामोल। सालबुटामोल ये ब्रोंकोडायलेटर है, शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर है सालबुटामोल। किसकी ड्रग ऑफ चॉइस है, ब्रोंकोस्पाज्म अस्थमा की, वीजिंग जिसके अंदर देखने को मिलता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ऐसी कौन सी कंडीशन है जिससे स्ट्राइडर होता है, डायरिया, वॉमिटिंग, क्राउप और हाइपरटेंशन। वेरी इजी, स्ट्राइडर किससे होगा, हाँ सालबुटामोल अस्थमा की ड्रग ऑफ चॉइस है और इसको हम साबा कैटेगरी कहते हैं, शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, है ना, और ब्रोंकोडायलेटर का काम करती है, ड्रग ऑफ चॉइस। छोटा सवाल है, स्ट्राइडर, स्ट्राइडर एक साउंड है, रेस्पिरेटरी साउंड है जो कि रुकावट को इंडिकेट करता है ना। स्ट्राइडर का मतलब है कि जब आपका एयरवे जो होता है, एयरवे जब आपका ऑब्स्ट्रक्टेड होता है, रुकावट वाला होता है, ऑब्स्ट्रक्टेड एयरवे जब होता है तब स्ट्राइडर वहां पे देखने को मिलता है। तो किस में होगा, डायरिया में, वोमिटिंग में, क्राउप में, हाइपरटेंशन में। याद रखना, एयरवे में रुकावट, क्राउप कंडीशन जो होती है जिसको हम बोलते हैं लैरिंगो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस, लैरिंगो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस, लैरिंगो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस जो होता है ये एयरवे के अंदर रुकावट का कारण बनता है और क्राउप का यही दूसरा नाम है। बीपी का ज़्यादा होना, वोमिटिंग का होना या डायरिया का होना, इसकी वजह से स्ट्राइडर साउंड कैसे आएगा, क्योंकि वो तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से संबंधित है और इन चार में से एक ही रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम दी हुई है यहाँ पे और इसको हम क्राउप के नाम से जानते हैं। तो क्राउप जो है वो क्या है, इसका यहाँ पे क्वेश्चन ने पूछा था।
अभी हमने पोटेशियम का जिक्र किया था जो कि नॉर्मल 3.5 टू 5.1 होना चाहिए। इफ इट इज लेस देन 3.5 हम इसको हाइपोकैलेमिया कहते हैं, 5.1 से ज़्यादा हो तो हाइपरकैलेमिया कहते हैं। तो मान लो किसी मरीज में हाइपोकैलेमिया था, किसी मरीज में क्या था, हाइपोकैलेमिया था, तो उसके लक्षण क्या रहेंगे, मांसपेशी में कमजोरी, पेट का फूलना, ईसीजी में परिवर्तन, उपरोक्त सभी। हाइपोकैलेमिया जो होता है अगर दोस्तों किसी को, तो आपको क्या लगता है क्या वहां पे देखने को मिलेगा हाइपोकैलेमिया के केस में? पोटेशियम की वैल्यू कम हो गई है, हाइपोकैलेमिया, डिक्रीज सीरम पोटेशियम लेवल। बहुत अच्छे, मैक्सिमम लोगों ने सी जवाब लिखा है, ईसीजी में परिवर्तन। सही है कि नहीं है? तो ये तो हो गई होगा। हाइपोकैलेमिया में ईसीजी चेंजेस क्या होते हैं? फ्लैट टी वेव होती है, इनवर्ज टी वेव हो सकती है, और इसके अलावा यू वेव की प्रेजेंट होती है। अब एक खास बात आपको ध्यान रखनी है, ईसीजी चेंजेस के अलावा हाइपोकैलेमिया जो है वो मांसपेशियों में कमजोरी भी करता है और इसकी वजह से पेट का फुलावट भी होता है। याद रखें, हाइपोकैलेमिया जब भी होता है ज़्यादातर ऑपरेशन के बाद में होता है। एक बहुत अच्छा सवाल होता है कि एक मरीज का अगर ऑपरेशन करा के मरीज आता है तो ऑपरेशन के बाद में उसमें कौन सा इलेक्ट्रोलाइट कम हो जाता है? तो पोटेशियम जो है उसका जो है कमी हो जाता है, कमी, पोटेशियम की कमी ऑपरेशन के बाद में। तो फिर इस पोटेशियम को रिप्लेस किया जाता है, पोटेशियम को क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे। जब पोटेशियम की कमी होगी तो यहाँ पे क्या साइन देखने को मिलेगा? मरीज की बॉडी में मांसपेशी जो है, मसल जो है उसमें वीकनेस आएगी, मरीज का पेट फूलने लग जाएगा और मरीज की ईसीजी में ये सारे चेंजेज आएंगे। टी वेव का फ्लैट हो जाना, टी वेव का इन्वर्ज हो जाना या यू वेव का प्रेजेंट होना, ये सभी सिम्टम आप पे देखने को मिलेंगे। तो करेक्ट आंसर जो है वो डी बनेगा, उपरोक्त सभी। पेट में फुलाउट भी आएगा, क्रैम्प भी होंगे और ये भी रहेगा, याद रखना। अगला लिखा हुआ है रक्तदान के लिए कम से कम हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए तब आप ब्लड डोनेट कर सकते हो? 5 ग्राम, 8 ग्राम, 12.5 ग्राम और 15 ग्राम। रक्तदान अगर आप करना चाहते हो तो आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए? ऐसा नहीं कि आपका हीमोग्लोबिन जो है वो 5 ग्राम है और आप खून दे रहे हो जबकि आपको खून लेने की जरूरत है कि नहीं है? आपके हीमोग्लोबिन 5 ग्राम है और आप खून को दे रहे हो, तो 5 ग्राम वाला तो एलिजिबल नहीं है, 5 ग्राम वाला तो एलिजिबल नहीं है, 8 ग्राम वाला भी नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही मरीज एनीमिया की कैटेगरी में आते हैं। कोई भी एनीमिक मरीज को खून चढ़ाया जाता है, उससे लिया नहीं जाता है ना? तो ये दोनों गलत हो गया। अब 2 ऑप्शन बचे हैं, इसके अंदर 12.5 है और इसके अंदर 15 ग्राम पर डीएल है। तो अगर वहाँ पे हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है वो रक्तदान के लिए कितना होना चाहिए, तो दोनों ही बढ़िया ही है, लेकिन कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो ये, क्योंकि 15 तो एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन है तो वो तो है ही, इससे ज़्यादा तो वैसे भी नहीं होगा, इससे ज़्यादा है तो दिक्कत है, ऐसा भी बोलते हैं हम। तो कम से कम ये वैल्यू तो होनी चाहिए जिस पे आप जो है ये कर सको, रक्तदान कर सको। इससे ज़्यादा है तो आराम से कर सकते हो, इससे कम है तो एनीमिया। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर 11 ग्राम परसेंटेज से कम हीमोग्लोबिन है तब वो एनीमिया में आ जाता है, और कोई भी एनीमिक मरीज जो है वो रक्तदान नहीं कर सकता। रक्तदान के लिए उम्र और हीमोग्लोबिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका हीमोग्लोबिन कम से कम इतना होना चाहिए, आपको कोई ब्लड बॉर्न डिजीज नहीं होनी चाहिए, और आपका उम्र जो है वो 60 मतलब बेसिकली आपका उम्र जो है वो 75 साल के बाद का नहीं होना चाहिए, मतलब 60 साल के बाद का, सॉरी नहीं 69 ईयर, 60 to 70, तो उसके बाद का नहीं होना चाहिए, उससे पहले का होना चाहिए, है ना? कोई ब्लड बॉर्न डिजीज नहीं होना चाहिए। और हीमोग्लोबिन का लेवल आपको देखना है, अगर ये इससे ज़्यादा है, मान लो कुछ लोगों को हीमोग्लोबिन सर हमारा तो 18 है, तो खुश होने की जरूरत नहीं है, 18 हीमोग्लोबिन सही नहीं है, ये हाइपर जो हीमोग्लोबिन है, इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं कोई हाइपोक्सिया या कोई हिली एरिया में आप रहते हो या कुछ ना कुछ तो होगा। नॉर्मल हीमोग्लोबिन नॉर्मल होना चाहिए,
इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो करेक्ट आंसर सी रहेगा, बाकी तीनों ऑप्शन जो है वो गलत है। हीमोग्लोबिन कितना होने पे आदमी रक्तदान कर सकता है, ऐसा हमने बताया। हाँ, 7 से कम वाला जो है वो एनीमिया की कैटेगरी में आएगा, तो ये खतरनाक कंडीशन है। पट्टेची जो है प्यारे दोस्तों, पट्टेची, इसका साइज कितना होता है? 3 वर्ड होते हैं, एक होता है पट्टेची, एक होता है परप्यूरा, एक होता है इकाइमोसिस। तीनों का नामकरण, ये अंडर द स्किन हेमरेज है, ब्लीडिंग है, और तीनों का नामकरण अकॉर्डिंग टू द कामकरण साइज दिया हुआ है, इनका कितना साइज है उसके आधार पर नामकरण किया गया है। तो कौन से का क्या साइज होता है और किसको क्या कहते हैं, इस सवाल को आपको वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में लिखना है। 1750 सभी लोगों को लिखना है जितने रसगुल्ले हैं, कि क्या नाम होगा वहाँ पे और क्या काम रहेगा। पट्टेची, परप्यूरा और इकाइमोसिस 3 चीज़ें होती है, मैं बोल चुका हूँ। तीनों का साइज लिखना है ना, कितना कितना होता है, क्या होते हैं ये, और जितने भी है सबको लिखना है अपना अपना। ऐसा नहीं कि मैं क्यों लिखूँ, दूसरा लिख देगा कोई। 1700 कमेंट आने चाहिए मेरे को कमेंट बॉक्स में। और जिन्होंने अगरबत्ती नहीं लगाई है, अभी अगरबत्ती लगाए। अभी 15 मिनट का ब्रेक है, सिर्फ 15 मिनट का। ठीक 8:15 बजे एक नए सेशन के साथ में जुड़ते हैं। क्वेश्चन वहाँ पे भी धमाकेदार होने वाले हैं, तो 15 मिनट में थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, और फिर हम दोबारा से एक नया धमाका करेंगे एक शानदार सेशन के साथ में। तो ठीक 15 मिनट बाद में एक बार फिर से एक शानदार सेशन से शुरुआत की जाएगी, और कुछ खास और कतई ज़ाहिर क्वेश्चन हम वहाँ पे पढ़ेंगे जो कि आने वाले एग्जाम्स में महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आज के इस सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। सवाल का जवाब वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ये कंपलसरी है। और किसी ने बड़ा खूब कहा है कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, और हम पैदा हुए हैं जीतने के लिए। संकल्प सिर्फ एक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो फिर मिलते हैं दोबारा ठीक 15 मिनट बाद में एक और सेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।